रीबर्थ ऑफ डेविल सेओ एपिसोड 8। अवनी बार बार चोर नजरों से काम कर रहे सिड को देखने की कोशिश करती हुई सोने का नाटक कर रही थी। ना जाने क्यों लेकिन उसका दिल आज सिड को जी भर कर निहारते रहने का कर रहा था। होठों से खूबसूरत और प्यारी मुस्कुराहट का जैसे दूर होना ही नहीं लिखा था। आंखों में कुछ जज्बात और दिल में कुछ खास छुपाए अवनी अभी सिड को निहारने में ही बिजी थी कि अचानक उसके पास रखा फोन वाइब्रेट हुआ तो उसने झट से डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। सिड ने अवनी की तरफ देखा। उसे सोया हुआ देखकर सिड ने गहरी सांस ली और जैसे ही अवनी की ओर बढ़ा अवनी खुद ब खुद नींद से जागने का दिखावा करती हुई आंखें मसलने लगी। उसे नींद से जागा हुआ देखकर भी सिड उसके करीब आया और उसके बगल से फोन लेते हुए बोला, सो जाओ मैं देख लूंगा। लेकिन अवनी ने स्क्रीन पर अपनी मां का नंबर फ्लैश होते देखा तो उसने फौरन सिड के हाथ से फोन छीनते हुए सीधे होकर कहा, नहीं हम अब जाग गए ना तो अब हम खुद अपना फोन देख लेंगे। सिड की आंखें सिकुड़ गई। वो इससे ज्यादा कुछ करता उससे पहले ही अवनी ने कॉल रिसीव किया। हेलो माँ। अवनी ने सिड की तरफ कुछ हड़बड़ी में देखा तो सिड उसे चुपचाप बस घूरता रहा। अवनी अपनी नजरें चुराती हुई बोली, नहीं नहीं तो माँ ऐसी कोई बात नहीं है वो तो मैं बस सोने ही वाली थी। सिड उन्हें बात करता देख अब वापस आया और अपना अधूरा काम पूरा करने लगा। बीच बीच में वो अवनी का मुस्कुराहट से खिला हुआ चेहरा भी देख लेता। दूसरी तरफ ग्रीस में अक्ष और इनायत की गहरी सांसें पूरे कमरे में गूंज उठी थी। सांसों की गर्मी से पूरे कमरे का तापमान लगभग बढ़ा दिया था। अक्ष जिसके कमर तक चढ़ा हुआ सफेद चादर अब हल्का हल्का और नीचे की ओर खिसका चला जा रहा था। उससे अक्ष के पीठ पर चमकते पसीने की बूंदें किसी हीरे से कम नहीं लग रही थी। अक्ष का कसा हुआ बेयर बैक और भी ज्यादा हॉट और अट्रैक्टिव हो चुका था। नन्ही सी इनायत की कलाइयां बिल्कुल किसी लकड़ी की तरह बिस्तर में धंस चुकी थी। बिखरे बाल उलझ चुके थे। अचानक से अक्ष ने इनायत के बदन पर लिपटे कमीज को अपने मुट्ठी में कसकर बड़ी बेरहमी से फाड़ा और वहीं बिस्तर के एक छोर पर फेंका जिससे वो कमीज कुछ बिस्तर पर और कुछ बिस्तर से नीचे फैलकर बिखरी। इनायत का अब पूरा सुर्ख लचीला बदन अक्ष के सामने था। अक्ष के दिए प्यार के निशानों को महसूस कर इनायत की रूह सिहर गई। अक्ष अब भी बेतहाशा इनायत के बदन में खोया हुआ मशरूफ था कि अचानक उसका फोन बजा। लेकिन अक्ष ने नजरअंदाज किया। इनायत ने अब अपनी आंखें खोली तो उसके आंखों के कोनों से कुछ आंसुओं की बूंदें फिसली। उसने गहरी सांस भरनी शुरू की। एक नजर अक्ष को देख इनायत की सांसें और भारी होने लगी, चेहरे का रंग और ज्यादा सुरमई होने लगा, जिसे छुपाने के लिए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। फोन कॉल डिस्कनेक्ट होकर दोबारा से कनेक्ट हुई तो अब अक्ष चिढ़ गया। लाजमी उसके इतने खुशनुमा पल में कोई उसे परेशान करे ये अक्ष कैसे बर्दाश्त कर सकता था। Who the hell is this? अक्ष जोर से चिल्लाया। उसके गुस्से से भरे दहाड़ पर इनायत बेहद ज्यादा सहम गई। अक्ष ने उसे डरा हुआ महसूस कर अपनी आंखें बंद की और दांत भींचे अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब ले आया। उसने इनायत के माथे से अपना माथा जोड़ लिया। कॉल फिर से डिस्कनेक्ट हो चुकी थी। लेकिन अक्ष अभी अपने गुस्से को काबू कर रहा था ताकि किसी और की वजह से अक्ष इनायत को दर्द ना दे दे। अभी एक पल भी नहीं गुजरा था कि तभी एक बार फिर कॉल रिंग हुआ तो इस बार अक्ष झटके से उठा और अपना फोन ढूंढता हुआ चीजों को फेंकने लगा। आखिरकार अक्ष को उसका फोन मिला। स्क्रीन पर फ्लैश होते नाम को देखते अक्ष की आंखों में खून उतर आया। उसका दिल हुआ कि सामने कॉल पर मौजूद इंसान के हलक से अभी के अभी जान खींचकर बाहर निकाल ले। खैर वो ये भी इस वक्त नहीं कर सकता था। कॉल रिसीव करते ही अक्ष इनायत के पास चलाया और झटके से इनायत के होठों पर अपने होठों को रोक गुर्राता हुआ बोला, हम। कॉल के दूसरी तरफ रुद्राक्ष ने अक्ष भारी आवाज सुनकर थोड़ा सोचते हुए बोला, तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? अक्ष इनायत के होठों को छोड़ चिढ़ता हुआ बोला, तुमसे मतलब। ये बोलते अक्ष ने वापस इनायत के होठों को चूम लिया। इस बार अचानक अक्ष के दांत इनायत के होठों पर जोर से लगे तो इनायत ने दर्द से आंखें भींच आह निकाली। उसकी आवाज सुन रुद्राक्ष की भौहें सिकुड़ गई। उसने चिल्लाते हुए पूछा, रोज? साले मेरी रोज के साथ क्या कर रहा है तू? अक्ष जो बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था अब रुद्राक्ष के चिल्लाने पर अपने आपे से बाहर होता हुआ बोला, तुम्हें मामा बनाने की तैयारी कर रहा हूँ। तुम भी अब डायपर चेंज करने की तैयारी शुरू करो और खबरदार जो दोबारा फोन करने की कोशिश की तो जान ले लूंगा। छोड़ मेरी बहन को। अक्ष खुराना। रुद्राक्ष चीखता रहा लेकिन अक्ष ने उसके मुंह पर कॉल डिस्कनेक्ट कर अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। रुद्राक्ष बेचैनी से हौंफता हुआ अपने बालों में उंगलियां घुमाता हुआ वापस अक्ष को कॉल करने लगा। आह साला कमीना, फोन स्विच ऑफ कर दिया। रुद्राक्ष झल्लाता हुआ बोला। अगले ही पल उसके चेहरे पर घबराहट उतर आई। उसने अपना सलाइवा निगलते हुए बेचैनी से इधर उधर नजरें घुमाते हुए अपने आप से कहा, नहीं
वो मेरी रोज को निगल जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कहते हुए हड़बड़ी में रुद्राक्ष अक्ष को वापस से कॉल करने लगा। अबे हमार सादे हवसी फोन उठा वरना मैं तेरी जान ले लूंगा। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फोन खोल कुत्ते। रुद्राक्ष इस वक्त अपनी पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग बन चुका था। उसने अब किसी और का नंबर डायल किया। इधर अक्ष ने अब इनायत के जख्मी होठों को देखा जिनसे खून पानी की तरह बह रहा था। अक्ष दांत भींचे खड़ा हुआ और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढता हुआ बोला, सब उसकी वजह से हुआ, छोड़ूंगा नहीं इसे तो। और जल्दी से इनायत के पास आया। इनायत ने अपने आप को चादर से पूरी तरह ढका हुआ था। वो अपना सिर झुकाए होठों से बहते खून को नजरअंदाज करना चाहती थी, लेकिन उसे अजीब सा महसूस होने लगा था। बदन झंझनाहट से भर गया, एक सनसनी सी कानों में गूंजने लगी और पसीना छूटने लगा। अगले ही पल उसे ऐसा लगा जैसे वो उल्टी कर देगी। और हुआ भी ऐसा ही। इनायत ने फौरन अक्ष को धक्का दिया और अपनी चादर संभाले वॉशरूम की ओर भागी। अक्ष एक पल के लिए बिफर उठा, लेकिन जैसे ही उसने इनायत की वॉमिट करती आवाज सुनी, इसके होश उड़ गए। वो सब कुछ छोड़ साइड से टॉवल खींचकर अपनी कमर के इर्द गिर्द लपेटता हुआ वॉशरूम की ओर भागा। इनायत को इस तरह बेहाल देख अक्ष ने उसे संभाला और उसके बालों को पीछे करता हुआ उसकी पीठ सहलाने लगा। बेबी गर्ल, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन इनायत इस वक्त किसी भी सवाल का जवाब देने के हालत में नहीं थी। अचानक इनायत की पूरी बॉडी ढीली होकर अक्ष की बाहों में झूल गई। अक्ष उसकी हालत देख बिल्कुल डर गया। हाँ, अक्ष खुराना डर गया था। हमेशा इनायत पर बिना सोचे समझे कुछ भी कर जाने वाला इनायत के पीले बेजान चेहरे को देख आज कांप गया था। अक्ष की सांसें तेज हो गई। उसने इनायत के गाल पर थपथपाते हुए इनायत से पूछने की कोशिश की, बेबी गर्ल, ओपन योर आइज बेबी गर्ल। अचानक अक्ष को कुछ याद आया। उसने झटके से इनायत को अपनी बाहों में उठाया और कमरे में आया। बिस्तर पर सीधा लिटाते ही अक्ष ने इनायत के ऊपर से चादर हटाई और नीचे की तरफ देखा, पर अक्ष ने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं था। इनायत को अब तक पीरियड्स नहीं आए थे, तो फिर इनायत को क्या हुआ कि वो इस हालत में थी? अक्ष की जान सूखने लगी। उसने इनायत को जगाने की सारी कोशिशें की, प्यार से बात की, लेकिन इनायत की आंखें नहीं खुली। अब अक्ष ने अपना फोन ढूंढा और जल्दी से किसी को कॉल करने लगा। थोड़ी देर बाद, there's no need for you to worry. She's absolutely fine. बस शायद इन्हें वीकनेस है। कई बार ऐसा होता है जब किसी पसंद के बॉडी से ब्लड निकलता है या किसी और के बॉडी से ब्लड निकलता हुआ देखता है, तो ऐसे में वो पसंद काफी ज्यादा वीक फील करने लगता है, जैसा आपकी वाइफ के साथ हुआ। होप आप इनका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखेंगे और ब्लड जैसी चीजों से दूर रखेंगे। बाकी ये बिल्कुल नॉर्मल हैं। डॉक्टर को अपनी तरफ से जितना समझ आया उन्होंने अक्ष को उतना बता दिया। अक्ष ने बेझिझक डॉक्टर से सवाल किया, लेकिन अगर इसे पीरियड्स आते हैं तो? तब भी तो ये ब्लड को फेस करेगी ना? उसका क्या? अक्ष ने बेझिझक डॉक्टर से सवाल किया। उसके जहन में शर्म या झिझक नाम की कोई चीज नहीं आई, जबकि डॉक्टर एक फीमेल थी। हालांकि डॉक्टर इस बात से ज्यादा प्रेशराइज ना होकर प्रोफेशनल बने हुए बोली, उन्हें तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। दैट्स वाई मैंने आपको उनका ख्याल रखने को कहा है। जवाब पाकर अक्ष कुछ नहीं बोला, लेकिन अब भी अक्ष के फेस पर सवाल पाकर डॉक्टर से गहरी सांस ली और थोड़ा सा मुस्कुराए। आप परेशान मत होइए। अब तक वो सो भी चुकी होंगी, तो अब आप भी सो जाए और कल सुबह उन्हें सबसे पहले हेल्दी जूस और थोड़ी एक्सरसाइज भी प्रेफर कीजिए। अक्ष ने बस अपना सिर हिलाकर जवाब दिया। जाते हुए डॉक्टर बस मुस्कुराए जा रही थी। उन्होंने जाने से पहले पलटकर अक्ष और इनायत को देखा और दिल ही दिल बोली, सो लकी शीज। अगली सुबह, हे माय बेबी गर्ल, मीठी सी और काफी सिडक्टिव आवाज में अक्ष ने इनायत के कान में अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए उसके कान को अपने होठों से सहलाया। इनायत ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपाते हुए उसकी तरफ करवट ली। उसे अपनी बॉडी दर्द होती हुई महसूस हुई, जिस वजह से वो और ज्यादा सोना चाहती थी। लेकिन अक्ष ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था। अक्ष ने धीरे से इनायत के शर्ट के अंदर अपना हाथ ले जाते हुए अब इनायत के गाल पर अपनी बड़ी हुई दाढ़ी से सहलाता हुआ बोला, वेक अप क्विकली बेबी, अदरवाइज तुम चाह कर भी नहीं उठ पाओगी। नाउ वेक अप। इनायत ने अक्ष के हाथ को अपने पेट पर सहलाता हुए महसूस किया तो वो थोड़ा सा मुस्कुराए, लेकिन नींद में वो अक्ष की बातें लाजमी सुन पा रही थी, लेकिन इसे ये यकीन नहीं हो पा रहा था कि जो वो सुन रही थी वो कोई ख्वाब नहीं बल्कि हकीकत था। अक्ष इनायत को मुस्कुराते हुए देख अब अपनी आंखें छोटी छोटी करता हुआ गुर्राया और अब अपने हाथ को शर्ट के नीचे की तरफ बढ़ाते हुए बोला, तो तुम ऐसे नहीं मानोगी बेबी गर्ल? देन ओके। अक्ष का लहजा इस वक्त भी काफी शांत और नर्म था। उसने जैसे ही अपनी उंगलियों को इनायत के नाजुक हिस्सों पर रखना चाहा, इनायत फौरन झटके से उठते हुए टुकुर टुकुर अक्ष को सहमी नजरों से देखने लगी।
अक्ष उसे ऐसे देख अपने होठों पर जबान फेरता हुआ बोला, बैड गर्ल। बेबी गर्ल, अभी तो मैंने इंटरेस्ट दिखाया था। इनायत बस शर्मिंदगी और शर्म से अपना चेहरा झुका कर रह गई। अक्ष ने उसकी तरफ जूस का ग्लास बढ़ाया और बोला, जल्दी से इसे खत्म करो। इनायत ने नजरें उठाकर अक्ष को देखा, फिर ग्लास को उसने बोलने की कोशिश की, पर नींद से जागने की वजह से उसकी आवाज कुछ स्लीपी सी निकली, जो आमतौर पर और ज्यादा धीमी और मिठास से भरी हुई थी। पर तभी उसे अक्ष की धमकी याद आई। उसने फौरन जवाब दिया, वो मैं ब्रश नहीं किया। इनायत इस बार मुश्किल से लड़खड़ाई थी। अक्ष ने खींचकर उसे अपनी गोद में किसी छोटी बच्ची की तरह बैठाया और उसके गालों को चूमता हुआ बोला, कोई बात नहीं। इनायत हैरानी से अक्ष को देखने लगी। उसे इस तरह बिना ब्रश किए जूस तो क्या अक्ष की किस तक पसंद नहीं थी। उसने धीरे से कोशिश की, गंदा लगेगा। अक्ष उसे छोड़ता हुआ बोला, ओके, जल्दी से आओ क्योंकि मुझे भी मेरा मॉर्निंग जूस चाहिए। इनायत सवालिया नजरों से अक्ष को देखने लगी, तो अक्ष ने उसे आंखों से जाने का इशारा किया। खुराना पैलेस। अरे जीजा जी आप यहाँ। ओजस की नजर अंदर आते रुद्राक्ष पर पड़ी। तभी मिराज बोला, वो भी इतनी सुबह सुबह, आपको क्या आपके घर का कोना रास नहीं आता जो आप हमेशा हमारे घर चले आते हो। दिवाक्ष कुछ बोलने को मुंह खोल ही पाया था कि तभी शानू ने मिराज के कान खींचते हुए कहा, बहुत बदतमीज हो गए तो तुम तीनों सच में। अगर तुम तीनों ने अपनी हरकतों में सुधार नहीं किया ना, तो मैं खुद तुम तीनों को एकेडमी वापस छोड़कर आऊंगी, तब रहना वहां, फिर वापस आना अपनी शादी में। मिराज अपने कान पड़े चिल्लाता हुआ बोला, आह मम्मा दर्द हो रहा है यार, प्लीज छोड़ो वरना फिर आपके बेटे की गर्लफ्रेंड कौन बनेगी। आह प्लीज प्लीज प्लीज। दिवाक्ष बोला, मासी जान आप लोगों पर हम तीनों को भरोसा नहीं है, कहीं आप तीनों ने हमारी ही शादी पर हमें न बुलाकर शादी करवा दी तो तब तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नूरवी ने फौरन दिवाक्ष से पूछा, क्या मतलब कुछ नहीं कर पाएंगे से। दिवाक्ष जल्दी से झेप गया। उसने अपने दांतों से जबान दबाई और ओजस के साथ बोला, मतलब शादी। विश जो अभी अभी वहां दक्ष के साथ आई थी, उसने रुद्राक्ष को वहां देख खुश होते हुए पूछा, अरे रुद्राक्ष बेटा आप यहाँ आइए ना। दक्ष विश की इतनी मीठी आवाज के साथ बात करता सुनकर चिढ़ता हुआ बोला, हाँ हाँ आओ, आकर अपनी सास की गोद में बैठ जाओ। विश ने सामने होकर आगे जाते दक्ष को मुंह बनाकर घूरा और फिर होठों को टेढ़ा कर रुद्राक्ष से बोली, बेटा आप इनकी बातों पर ध्यान मत देना। रुद्राक्ष मुस्कुराया और विश के पांव छूता हुआ बोला, जी माँ। विश ने आशीर्वाद दिया। तभी दक्ष चिढ़ा हुआ सा बोला, अब तुम क्या लेने आए हो सुबह सुबह। रुद्राक्ष दक्ष को बखूबी जानता था। विश को लेकर वो कैसा था, इसलिए वो ज्यादा इस पर ध्यान नहीं देता था। उसने फिजा के पास आते हुए कहा, डोंट वरी ससुर जी, आपकी बेटी को ले जाने नहीं आया, बस आज मुझे सासू माँ के हाथों का ब्रेकफास्ट करना था इसलिए चला आया। क्यों आपको कोई प्रॉब्लम है क्या। इतने में दिवाक्ष बीच में कूदा, हाँ हाँ है ना प्रॉब्लम आपको, क्या मेरी मम्मा आपको खिलाने पिलाने वाली नजर आती हैं। अच्छा तो तुम मेरे घर जा सकते हो लेकिन मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता। ये क्या बात हुई छोटे साले साहब। जैसे ही रुद्राक्ष ने ये कहा, सबकी सवालिया नजरें दिवाक्ष पर टिक गई। फिजा फौरन आगे झांकते हुए बोली, क्या तुम सिंह विला गए थे। रुद्राक्ष ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ दिवाक्ष को देखा तो दिवाक्ष के साथ साथ ओजस और मिराज के चेहरे की हवाएं भी लगभग उड़ गई। जवाब दो। रुद्राक्ष ने उन्हें और ज्यादा फंसाते हुए आंख मारी तो अब ओजस फौरन बोला, हाँ हाँ वो जीजू हमें अपने साथ लेकर गए थे ट्रीट के लिए। ट्रीट। फिजा को ये बात कुछ हजम नहीं हुई। उसने अपनी आंखें सिकुड़ी और उन तीनों को घूरते हुए पूछा, कौन सी ट्रीट। दिवाक्ष ने रुद्राक्ष को आंखों से इशारा किया। उसे यूं रिक्वेस्ट करता देख रुद्राक्ष टेढ़ा मुस्कुराया और पलट कर फिजा से बोला, हाँ वो मेरी तरफ से कुछ स्पेशल ट्रीट थी। इतने में नूरवी बोली, लेकिन ये बात हमें क्यों नहीं पता। और तुम तीनों गए कब। मिराज बोला, कल। अंश आंखें सिकोड़कर गुर्राता हुआ बोला, आजकल तुम तीनों के पैर सच में हवा में उड़ने लगे हैं। मिराज मुंह बनाए अपने पैरों को देखने लगा। नहीं तो डैड, मेरे पैर तो बिल्कुल सही हैं, जमीन पर देखो। मिराज अपने पैरों को ऊपर उठाकर अंश को दिखाने की कोशिश करने लगा। अंश उसकी हद से चिढ़कर उसकी तरफ स्पून फेंकता हुआ बोला, अपनी बकवास हरकतों पर काबू करो वरना पैर काट दूंगा तुम्हारे। डैड शट अप, अंश चिढ़ता हुआ बोला। विश ने परेशान होकर रुद्राक्ष से पूछा, बेटा आपको इन्होंने परेशान तो नहीं किया ना। नहीं आंटी ऐसा नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं किया उन लोगों ने तो। कहते हुए रुद्राक्ष ने दिवाक्ष के कंधों पर हाथ रखकर प्रेशर बनाया और उसकी गर्दन को दबाने लगा। दिवाक्ष अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में हिला कि तभी अचानक शानू ने नाराजगी जाहिर करते हुए ओजस को देखा।
नहीं, मुझे नहीं लगता ये कहीं जाए और कोई तूफान ना लाए, हो ही नहीं सकता। ओस, तुम इन दोनों से बड़े हो, थोड़ी तो समझदारी दिखाया करो। कब तक ये बच्चों की तरह शैतानियां करते रहोगे? बड़े हो चुके हो तुम तीनों। नूर भी मुंह बनाए बोली, सच में इतना परेशान तो हमें कभी अक्ष ने भी नहीं किया। मिराज फौरन बोला, मॉम, हम अक्ष भाई थोड़ी हैं, हम तीन खुराना सन्स हैं ना। मिराज ने दिवाक्ष और ओजस के कंधों को थाम अपने दांत दिखा दिए। अंश अपनी आंखें बड़ी किए बोला, अबे ओ, खुराना सन्स मलिक खानदान का नमूना है, तू गलती से भी ये बात अपने दादा दादी के सामने बोला तो सारे भूत उतर जाएंगे। दक्ष उनकी बकवास सुन चिढ़ता हुआ बोला, बस बहुत हुआ। फिर गहरी सांस लेकर उसने विश से कहा, मॉम और डैड आज वापस आने वाले हैं। विश उसकी तरफ देख बस मुस्कुराकर अब सबको ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी। हम कब जाएंगे यहाँ से? सिड के पीछे पीछे घूमती अवनी ने परेशान होकर पूछा। सिड एकदम से रुका और अवनी की तरफ पलटा। तुम्हें यहाँ से जाने की जल्दी किया है? अवनी उसके एकदम से रुकने पर 2 कदम पीछे हुई और मुंह बनाए बोली, क्यों, हमें यहाँ से जाना है? क्यों? सिड अवनी की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। अवनी उसे हैरानी और सवालिया नजरों से देखते हुए अपने कदम पीछे खींचने लगी। क्या मतलब क्यों? अवनी अपनी लड़खड़ाती जबान में बोली। तो सिड के होठों का एक कोना ऊपर की तरफ उठा, उसने तंज भरी दबी हंसी हंसते हुए पूछा, और अगर मैं कहूँ हम अब यहाँ से कभी नहीं जाने वाले तो? अवनी की आंखें फैल गई। अभी जो उसके कदम पीछे की ओर जा रहे थे अचानक से आगे की तरफ उछल कर बढ़े। वो कुछ बेचैनी से बोली, नहीं, हमें यहाँ नहीं रहना, चाहे आपको यहाँ रहना है तो आप खुशी खुशी रहिए, लेकिन हमें यहाँ अकेले नहीं रहा। सिड अवनी के ऊपर झुका तो अचानक अवनी की जबान पर लगाम कस गया। क्यों? क्या मैं नहीं हूं तुम्हारे साथ यहाँ? अवनी की नजरें इत्तेफाक से सिड के लाल होठों पर पड़ी। गर्म कॉफी की वजह से सिड के होंठ लाल पड़ चुके थे, जिन्हें देखते ही अवनी को सिड के साथ अपनी पिछली सारी किसेस याद आने लगी। उसके होठों में एक सनसनाहट महसूस हुई, गला सूखने लगा। वो अपने सलाइवा को मशक्कत से गले से नीचे उतारते हुए अपनी गहरी सांसों को भरने लगी। सिड ने अपने होठों पर जबान फेरकर निचले होंठ को दांतों से दबाया और झटके से अवनी की कमर को थाम अपने करीब खींचकर बोला, डोंट वरी। अपनी उंगलियों से सिड ने अवनी की जुल्फों को छेड़ा। रेडी हो जाओ, हम साथ कॉलेज चलेंगे। ये कहकर वो पीछे हटा तो अवनी बस अपनी हैरान नजरों से देखती रह गई। कुछ देर बाद दोनों ही अपार्टमेंट से निकलकर कार में आए और कॉलेज के लिए निकल गए। रास्ते में दोनों ही खामोश थे। सिड ने अपना फोन निकाला और किसी का नंबर डायल किया। ग्रीस में इनायत अपना जूस खत्म कर चुकी थी और अब अक्ष अपना जूस खत्म कर रहा था, जो शायद कभी खत्म नहीं होने वाला था। इनायत ने अक्ष के गले में अपने बाजुओं को लपेट लिया। अक्ष भी उसे संभाले उसके होठों को बेतहाशा अपने लबों से चूमे जा रहा था। दोनों के मीठे एहसास ने उन्हें एक अलग दुनिया में उतार दिया। तभी बदकिस्मती से अक्ष का फोन रिंग हुआ। अक्ष ने गुस्से में अपनी आंखें भींच ली। उसने इनायत के होठों को आजाद किया और उसके माथे से माथा जोड़े अपना फोन निकाल कर देखा तो कॉल सिड का था। इनायत अपनी सांसों को संभालने की मशक्कत के साथ अक्ष को देखने लगी। अक्ष ने कॉल रिसीव किया और इनायत को अपनी आगोश में थाम कर अपनी बाहों में कस लिया और अपनी सांसों को बेलगाम छोड़ा। भाई तू है कहाँ? दूसरी तरफ से सिड की आवाज आई। आज कॉलेज जाना था। अक्ष की आंखें खुली, उसने गहरी सांस छोड़ी और बोला, मेरे बदले जाओ। क्या? लेकिन क्यों, तुम कहाँ हो? सिड ने फौरन पूछा। अक्ष बोला, हनीमून पर। जैसे ही अक्ष ने ये कहा इनायत की आंखें फैल गई। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अक्ष को सरप्राइज होकर निहारने लगी। वहीं दूसरी तरफ से उछलता हुआ चिल्लाया, क्या हनीमून? लेकिन कब? कब गया तू? और मुझे क्यों नहीं बताया? धोखेबाज, गद्दार। अक्ष ठंडी आवाज में अब इनायत की गर्दन पर अपने होठों की छुअन बरकरार करता हुआ बोला, क्यों, तुम्हें भी साथ आना था? इनायत की नजरें शर्म से इधर उधर फड़फड़ाने लगी। अब क्या फायदा, पहले बोलते तो अब तक मैं भी वहां होता, पर तुम कहाँ चाहते हो कि मेरा घर संसार बसे? अक्ष ने झटके से इनायत की कमर में हाथ डाल घुमाकर उसकी पीठ को अपने सीने से सटाया और बोला, मुझसे बड़े दुश्मन तो तुम खुद हो। वो तुम ही थे ना जिसे ये शादी नहीं करनी थी, डाइवोर्स चाहिए था, तो अब क्या हुआ? वैसे ये बात बताना था तुम्हें, यहाँ मैंने एक बहुत अच्छे डाइवोर्स लॉयर को देखा है जो तुम्हारा केस काफी अच्छे से हैंडल कर सकता है और तुम पर बिना कोई ब्लेम आए तुम्हारा डाइवोर्स भी करवा सकता है। अबे नहीं चाहिए मुझे कोई लॉयर, तुम अपने लिए संभाल कर उसे हायर करो, जैसे तुम्हारे लक्षण हैं ना तुम्हें जरूरत पड़ेगी जब रोज तुम्हें डाइवोर्स देगी। सिड चिढ़ता हुआ बोला और घूर कर अवनी को देखा जो उसके ऐसे बर्ताव से काफी हैरानी से देख रही थी। सिड उसे यूं ही गुस्से में घूरता हुआ बोला,
और खबरदार जो आगे से मुझे कोई सजेशन देने की कोशिश की तो। ये बोलकर उसने अक्ष के मुंह पर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अक्ष ने एक नजर अपना फोन देख और दबी हंसी हंसता हुआ अपना फोन अपने पॉकेट में रखता हुआ इनायत को अब अपनी बाहों में काफी अच्छे से समेटता हुआ बोला, बेबी गर्ल, क्या तुम कभी मुझे डाइवोर्स दोगी? इनायत हैरानी से अक्ष की तरफ देखने लगी। अक्ष उसकी आंखों में सवाल देख समझ गया जो वो समझना चाहता था। अक्ष ने धीरे से उसके होठों को अपने होठों से छुआ। ओके, रेडी हो जाओ, हम बाहर चलेंगे। इधर कार में। सच में इन्हें हो क्या गया है? इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हैं ये आजकल? भगवान जाने क्या भूत सवार हुआ है इन पर। हे भगवान, प्लीज जल्द से जल्द इन्हें ठीक कर दीजिए। गुस्सा करते थे तभी सही थे, अब तो डरावने लगते हैं। अवनी अपने दिल में बात करती हुई सिड को चोर नजरों से झांकने लगी। वहीं सिड अक्ष की बातों से चिढ़ा हुआ था। वो बार बार अपने आप से सवाल करता, ऐसे कैसे? जब जिसका जी हुआ शादी करवा दी, जिसका मन हुआ तलाक करवा दिया। हलवा है क्या? बिल्कुल नहीं, अब चाहे जो हो, अब तो मर्जी सिर्फ मेरी चलेगी। दैट्स इट। कार कॉलेज कैंपस से सीधा पार्किंग एरिया में आकर रुकी। अवनी ने एक नजर सिड को देखा जो अब तक नाराज लग रहा था। खैर, उसने उसकी नाराजगी नजरअंदाज करते हुए पूछा, हम यहाँ आ तो गए लेकिन हम यहाँ करेंगे क्या? हमने तो अपनी बुक्स भी नहीं ली, क्लास कैसे लेंगे हम? सिड ने ना उसका जवाब दिया और ना ही उसकी तरफ देखा। सिड को बाहर निकलता देख अवनी की आंखें हैरानी से फैल गई। कितने बेकार इंसान है ये। हमने क्या किया? हमें क्यों इतना तेवर दिखा रहे हैं? सिड इसकी तरफ का दरवाजा खोलता उससे पहले अवनी खुद उसे एटीट्यूड दिखाकर बाहर निकला आए और मुंह फेर कर दूर खड़ी हुई। सिड ने उसे घूरा और फिर कार लॉक कर आंखों पर शेड्स लगाकर सिड ने अवनी का हाथ थामा और प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ बढ़ गया। त्रिजल सर, लेकिन ये अगर बड़े साहब को पता चला तो वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे और तो और बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। एक आदमी ने त्रिजल के सामने अपना सिर झुकाया, लेकिन त्रिजल ने अपने सामने रखी छोटी सी वुडन कॉफी टेबल को काफी जोर से लात मारा और चीखता हुआ उस आदमी का कॉलर पकड़ बोला, जबान संभाल कर बात करो वरना तुम मेरे नौकर हो तो जितना कहा है बस उतना करो, वरना नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, साथ ही साथ अपनी जान भी कुर्बान कर बैठोगे, समझे? त्रिजल एक बार फिर चिल्लाया और फिर उसने उस आदमी को दूर धकेलते हुए कहा, अब निकलो यहाँ से। वो आदमी अपने आप को संभालता हुआ फौरन अपनी जान बचाकर भागा। त्रिजल ने उसके जाते सामने देखा जहां वॉल पर पूरा उसकी बराबरी तक का पोस्टर लगा हुआ था, जिसे त्रिजल अपनी खूनी नजरों से घूरता हुआ चिल्लाया और एकदम से अपने जेब से लाइटर निकाला जलाया। वो पोस्टर अक्ष और इनायत की उस वक्त की फोटो थी जब अक्ष इनायत से शादी करके मंदिर से बाहर निकाल रहा था और सारी फोटोज अक्ष ने खुद त्रिजल के पास भेजी थी। त्रिजल ने बिना किसी रहम के उस पोस्टर की तरफ लाइटर उछाला और अगले ही कुछ सेकंड्स में पूरा पोस्टर आग की आगोश में समाने लगा। उसकी आंखों में उस आग की बढ़ती लपटें बेहद अच्छी से नजर आ रही थी, बिल्कुल वैसे जैसे उसकी नफरत पानी बनकर समाई हुई थी। इनायत की इस तस्वीर को देखकर त्रिजल अपने सीने में एक अजीब सा आग महसूस कर पा रहा था। अक्ष खुराना। त्रिजल राजपूत इतनी आसान चीज नहीं जो अपना प्यार किसी और की बाहों में रहने दे। बहुत जल्द खेल को नया अंजाम मिलेगा। इनायत इस वक्त एक एम्यूजमेंट पार्क लेकर आया हुआ था। इनायत हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से चारों तरफ बच्चों और कुछ बड़े नौजवानों को भी एक साथ एम्यूजमेंट पार्क के मजे करते हुए देखा। अक्ष ने इनायत की कमर थामी और अपने करीब करता हुआ बोला, कैसा लगा? इनायत ने नजरें उठाकर अक्ष को ऐसे देख जैसे वो उसे कुछ कहना चाहती हो। उसकी आंखों में सवाल देखकर अक्ष उसके गालों को उंगलियों से छूते हुए पूछा, क्या हुआ? इनायत ने अपनी पलकें झुकाए और आसपास देखा, उसे अजीब लग रहा था। उसने धीरे से जवाब दिया, यहाँ नहीं। अक्ष की आवाज थोड़ी संजीदगी से भर गई, यहाँ क्या प्रॉब्लम है? इनायत उसकी आवाज से सहम गई। कुछ देर हिम्मत जुटाकर इनायत ने जवाब दिया, ये बच्चों की जगह है। अक्ष की आंखें हल्की सी सिकुड़ कर छोटी हुई और फिर अगले ही पल आईब्रोज ऊपर की तरफ उठी। उसने अपने होठों पर शैतानी मुस्कुराहट फैलाए पूछा, ओ तो तुम बच्ची नहीं? इनायत ने हैरान होकर से अक्ष को देखा तो अक्ष अब उसके करीब झुका और कान में फुसफुसाता हुआ बोला, अगर तुम बच्ची नहीं हो तो चलो कुछ बड़ों वाला करते हैं। इनायत अपनी पलकें तेजी से फड़फड़ाने लगी। वो ऐसा करते हुए काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। अक्ष ने इशारा किया तो जैसे उसे कुछ समझ आया। क्या? वही जो कल अधूरा छूट गया था। अक्ष के लहजे में शरारत महसूस कर इनायत झेप गई, उसका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। अक्ष ने अब वापस नॉर्मल होकर इनायत से पूछा, अब जल्दी से बताओ पहले कहाँ जाना है? इनायत की नजरें फौरन अक्ष को देखने के लिए उठी।
अक्ष ने इसे घूरता देख एक संजीदगी से भर हुआ डाक लुक पास किया और गुर्रा कर बोला, जल्दी बोलो। अब इनायत के पास कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था। उसने चारों तरफ देखा और फिर उसने अपनी उंगली सामने की तरफ उठाया तो अक्ष अब मुस्कुराया। उसने इनायत को थामा और बोला, लेट्स गो। यहाँ इनायत के लिए अक्ष अपने आप को कुछ बदलने की कोशिश में था। इस बात से अनजान आने वाला तूफान उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने का इंतजार कर रहा है। इनायत जो अक्ष के इन एफर्ट को देखकर बेहद खुश थी, उसकी होठों की ये मुस्कुराहट शायद कुछ वक्त की मेहमान थी। काफी एंजॉय के बाद अक्ष और इनायत नीचे आए। अक्ष की नजर रोलर कोस्टर राइड पर पड़ी। आज तक उसने इतना एंजॉय नहीं किया था और ना ही इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट था, लेकिन आज इनायत के साथ आकर जैसे वो इस हर बीतते पल को खुशियों सा जी रहा था। उसने कसकर इनायत की कलाई थामी और उसे लेकर राइड की तरफ बढ़ा। रोलर कोस्टर राइड को देखते इनायत की आंखें फैल गई। उसकी हालत बस उसे देखकर ही खराब होने लगी थी। इनायत ने अक्ष की आस्तीन पकड़ खींचते हुए बेचैन आवाज में बोलने की कोशिश की, क्या हुआ? इनायत ने फौरन अपना सिर हिलाकर अक्ष से कहा, इस पर नहीं। अक्ष के होठों पर शैतानी मुस्कुराहट आ खिली। उसने फौरन इनायत को झुककर अपनी गोद में उठाया और आगे बढ़ता हुआ बोला, बेबी गर्ल, आज तक तुम्हारे रोकने से क्या मैं रुका हूं जो अब रुकूंगा? नेवर एवर। अक्ष की बातों को सुनकर अब इनायत की सांसें गले में अटक गई, जैसे वो सांस ही नहीं ले पा रही थी। आंखों में एक अजीब सा खौफ। अक्ष इनायत के साथ रोलर कोस्टर पर आया। कॉलेज, हद है, ये इतनी जिद्दी क्यों है? जब कहा था मैं लेकर चलूंगा तो इसको क्या जरूरत थी वहां जाने की? सिद बड़बड़ाता हुआ आगे बढ़ा चला जा रहा था, तभी अचानक उसकी नजर सामने पड़ी। इनायत अक्ष की बाहों में काफी बुरी तरह से छुपी हुई बस बेतहाशा चिल्लाए जा रही थी। शायद ये पहली बार था जब इनायत अक्ष के सामने इतनी जोर से चीख रही थी। उसकी पकड़ अक्ष पर बेहद कसी हुई थी। चेहरा बिल्कुल लाल पसीने से भीगा हुआ। अक्ष अगर गलती से भी इनायत के चेहरे को छूता तो जैसे खून बाहर निकल आता। वहीं अक्ष इनायत को ऐसे देख काफी ज्यादा खुलकर हंस रहा था। वो जबरदस्ती इनायत को सामने ऊंचाई से सीधा गहराई तक जाता हुआ दिखाने की कोशिश करता, लेकिन इनायत वो बस रोते हुए अक्ष के हाथ को दूर करती और अपना चेहरा अक्ष के सीने में छुपाने लगती। अक्ष ने अचानक नीचे देखा। उसकी हंसी अगले ही पल थम सी गई। उसने इनायत को कसकर पकड़ते हुए गहरी और संजीदा लहजे में कहा, अद्रांश सिंह यहाँ। इत्तेफाक से इनायत के कानों में अक्ष की बात चली गई। उसने अपना चेहरा निकालते हुए अक्ष को देखा जो सीरियस नजर आ रहा था। पापा, इनायत अपने मन में बड़बड़ाए और अक्ष नजरों का पीछा करके नीचे की तरफ बेचैनी में अद्रांश को ढूंढने लगी। पापा कहाँ हैं? अक्ष उसके नीचे देखते ही उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ा और फिर उसके कान के करीब होकर बेहद गहरी आवाज में बोला, व्यू अच्छा है ना बेबी गर्ल? हाँ। इनायत पलटकर हैरानी से अक्ष को दिखा। अक्ष ने शैतानी मुस्कुराहट के साथ इनायत को देखा तो इनायत को बखूबी अक्ष की चाल समझ आए। अगले ही पल इनायत का चेहरा रोने सा बन गया। अक्ष उसकी शक्ल देखकर अब सच में संजीदा होता हुआ गुस्से में गुर्राया, कोशिश भी मत करना वरना यहाँ से धक्का देने में मुझे एक सेकंड नहीं लगेंगे। इनायत का मुंह बन गया। अक्ष ने अब इनायत के कंधे पर अपनी दाढ़ी टिकाए और सामने देखते हुए बोला, देखो। इनायत ने अपनी आंखें बंद कर ली और तेज तेज सांसें भरने लगी। अक्ष ने उसकी इस हरकत पर एकदम से उसके गाल अपने दांतों तले दबाते हुए कहा, मरना चाहती हो? इनायत ने दर्द से सिसकारी भरी और मासूम सा मुंह बनाए अक्ष को देखा। अक्ष ने अपनी आंखें सिकोड़कर अब इनायत को वार्निंग दी तो इनायत ने लाचारी में सामने देखा कि तभी धीरे धीरे राइड की स्पीड कम होने लगी। कुछ ही पलों में राइड रुकने का एहसास होते ही इनायत का चेहरा ग्लो कर गया। आंखें चमक गई और होठों पर बड़ी सी मुस्कुराहट खिलाई। उसने अक्ष की तरफ ऐसे देखा जैसे वो अक्ष को चिढ़ाने की कोशिश कर रही हो। जाहिर ऐसा ही था। अक्ष की आंखें सिकुड़ गई। तुम मुझे टीज कर रही हो? अक्ष दांत भींचे बोला। इनायत उसे गुस्से में आता हुआ देखकर जल्दी जल्दी अपना सिर ना में हिलाने लगी। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। अक्ष एकदम से शैतानी अंदाज में टेढ़ा मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, अभी गेम पूरा कर लेते हैं। इतना बोलकर वो बस तेज आवाज में चिल्लाने को हुआ ही था कि अचानक इनायत ने उसके होठों पर अपनी नाजुक हथेली रखकर उसे रोका। वो थोड़ा अक्ष के ऊपर झुकी हुई थी। अक्ष ने आंखें छोटी की तो इनायत उसकी आंखों में झांकते हुए मायूसी से बोली, प्लीज। अक्ष के होठों पर कातिलाना मुस्कुराहट ने बेरहमी से डेरा डाल लिया। उसने झटके से इनायत को खींचकर अपने लैप पर बैठाया और उसके गर्दन पर उंगलियां फेरता हुआ बोला, ओके, बट एक कंडीशन पर। इनायत उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। अक्ष बोला, किस मी? इनायत एकदम से ठिठक गई। सच में बहुत बेरहम था ये इंसान। इनायत का रुआसा चेहरा देखकर अक्ष उसे घूरने लगा। उसकी ठंडी निगाहों की तपिश को महसूस करके इनायत ने कुछ कहने की कोशिश की, तभी अक्ष ने उसे टोका,
जल्दी करो बेबी वरना राइड फिर से शुरू हो जाएगी। इनायत फौरन घबराहट से अक्ष को देखते हुए बोली, नहीं। और फौरन अक्ष के गाल पर छोटी सी किस देकर इनायत पीछे हटी। अक्ष गुर्राता हुआ बोला, क्या है ये? इनायत ने बच्चों की तरह अंदर ही अंदर ठिठकरियां भरकर रोते हुए अक्ष से कहा, बाद में प्लीज, इधर कॉलेज में आप। हाँ, मैं क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? सिड ने सामने खड़े लड़के को काफी बेरहमी से घूरा। वो लड़का जो सिड से काफी ज्यादा जूनियर था, उसने सिड के सामने सिर झुकाते हुए कहा, नहीं, वो मैं बस क्या? हाँ, बस क्या? सिड ने अगले ही पल उस लड़के का कॉलर पकड़ उसके बालों को पीछे से अपनी मुट्ठियों में भरकर ऊपर की ओर उठाया। सिड के पीछे खड़ी ये देखकर फौरन आगे आए और सिड से उस लड़के को दूर करने की कोशिश करते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप, ये छोड़िए इन्हें। शट अप, सिड अचानक से अवनी पर चिल्लाया। अवनी एकदम से कांप गई। सिड की गुस्से से लाल आंखों को देखकर अवनी के कदम अपने आप पीछे हट गए। माथे की ठनकी हुई नसें और कांपते होंठ और गुस्से में आग उगलती आंखों को देखकर सच में किसी की भी जान निकल सकती थी। सिड ने अगले ही पल वापस उस लड़के के बालों को पकड़कर ऊपर की तरफ उठाया और एक एक लफ्ज बेरहमी से चबाता हुआ बोला, क्या कर रहा था इसके साथ? उस लड़के का चेहरा डर और घबराहट के साथ साथ दर्द से भरा हुआ था। उसने धीरे से अवनी को देखने की कोशिश की, लेकिन सिड ने उसके जबड़ों को पकड़ अपने नाखूनों को उसके चेहरे पर धंसाते हुए बेहद बेदर्दी से पूछा, मैंने उसकी तरफ देखने को नहीं कहा तुझे? आह आह, सिद्धार्थ सर प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए वो, मैं आह। वो लड़का दर्द से बिलबिलाया हुआ बोलने की कोशिश करने लगा। वहीं अवनी, वो इस वक्त हद से ज्यादा सहमी चुकी थी। आंखों में आंसू और चेहरे पर डर लिए वो कभी अक्ष को तो कभी उस लड़के को देखती। सिड ने अपनी ताकत और लगाई तो वो लड़का चीख उठा। अब तक आसपास भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, जो लाजमी था। वो लड़का अब तड़पता हुआ एक सांस में बोला, सिद्धार्थ सर, वो मुझे ये अच्छी लगती है, इसलिए मैं इसे प्रपोज कर। आह। उसकी बात पूरी होनी उससे पहले सिड ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लड़के के मुंह पर तेज पंच मारा। वो लड़का वहीं के वहीं बिखर गया। सिड गुस्से में पागल हो चुका था। लाजमी पहले किसी ने सिड को इस कदर शदीद गुस्से में कभी नहीं देखा था, लेकिन आज सिड का बदला हुआ अवतार देख सबकी रूह कांप गई। सिड आगे आया और उस लड़के को गर्दन से पकड़ सीधा खड़ा करता हुआ बोला, एक बात कान खोल कर सुन, आग के बाद अगर मेरी बीवी के आसपास भी नजर आया तो याद रखना क्या हश्र होगा तेरा। ना जी पाएगा और ना मर पाएगा। ये बोलकर सिड ने उस लड़के को धक्का देकर जमीन पर गिराया और अवनी की कलाई बेहद बेरहमी से पकड़कर वो अपनी कार की ओर बढ़ गया। सिड की बातों ने सभी कॉलेज को एक ब्रेकिंग न्यूज दे दिया था, जो कि किसी सदमे से कम नहीं था। किसी को भी ये अंदाजा क्यों नहीं हुआ कि अवनी सिड की वाइफ थी, लेकिन सिड ने शादी कब की। वहीं सिड अपनी कार के पास आया ही था कि अचानक उसकी नजर कार से सटकर खड़े सिगरेट पीते त्रिजल पर पड़ी। त्रिजल को देखते सिड का गुस्सा कुछ सवालों में बदला, लेकिन वो अच्छे से जानता था त्रिजल यहाँ क्यों आया होगा। वो आगे आया। कांग्रेचुलेशन मिस्टर सिद्धार्थ अशोका। त्रिजल ने गर्दन टेढ़ी करके सिड को काफी घिनौनी मुस्कुराहट पास की। सिड ने गहरी सांस छोड़ी और बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करता हुआ बोला, और वो किस लिए? त्रिजल तिरछा हंसा, भाई शादी कर ली तुमने तो मुबारकबाद तो बनता है। हाँ, काफी लेट हूँ लेकिन क्या करूँ, तुमसे मुलाकात ही नहीं हुई। सिड ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए बेहद रूडली जवाब दिया, रास्ता छोड़ो और सामने से हटो। वैसे तुम्हारी बीवी सच में बहुत खूबसूरत है। त्रिजल ने जैसे ही ये कहा, सिड की आंखों में खून उतर आया। उसने अवनी को अपने पीछे छुपाया और त्रिजल के बिल्कुल सामने आता हुआ बोला, अपनी औकात में रहो, समझे? त्रिजल एकदम हंसा, अरे तुम तो नाराज हो गए, मैं तो बस तुम्हें बता रहा था। सिड ने अगले ही पल त्रिजल का कॉलर पकड़ दांत भींचे गुर्राते हुए कहा, किसी ने पूछा नहीं तुमसे, और आइंदा मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना। जो बची खुची जिंदगी है ना, वो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। और वैसे भी इतनी जल्दी क्या है बर्बाद होने की? हो जाना बर्बाद अच्छे से। त्रिजल उसकी बात पर अब खुलकर हंसा और अपने कॉलर से सिड का हाथ झटकते हुए बोला, बस इतना भी कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं मैं। और बर्बादी से मैं नहीं, तुम्हारा वो भाई जैसा दोस्त डरता है तभी तो सामने करने के डर से मेरी रोज को लेकर भाग गया। वॉट रबीश ब्रो। सिड त्रिजल पर हंसा, ये किसने कह दिया कि वो इन्नू भाभी को लेकर भाग गया, वो भी तुम्हारी वजह से? वो तो उनके साथ अपना हनीमून मनाने गया है, तभी तो इन्नू भाभी कहेंगी। वो देखो बच्चों, तुम्हारे त्रिजल मामू जिन्हें तुम्हारे डैडी में मुंह के बल लताड़ा था। सिड अपनी बातों पर बेपरवाही से हंसा, वही त्रिजल की आंखें गुस्से से आग उगलने लगी।
त्रिजल फौरन सिड का कॉलर पकड़ने को हुआ, लेकिन सिड ने उसके हाथ को लगाम कसते हुए रोका और एक एक लफ्ज चबाता हुआ बोला, हाथ लगाने की सोचना भी मत, वरना हाथ उखाड़ा बहुत अच्छे से आता है। सिड ने त्रिजल को अपनी कार के सामने से धक्का देकर हटाया और अवनी का हाथ पकड़ उसे पैसेंजर सीट पर बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आया। त्रिजल बेहद नफरत से सिड को घूर रहा था। वहीं सिड भी उसकी आंखों में देखता हुआ कार बैठकर वहां से बाहर निकल गया। उसके जाते ही त्रिजल वहीं खड़ी अपनी कार पर लात मारता हुआ चिल्लाया, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अक्ष खुराना, अगर तूने मेरी रोज के साथ कुछ भी किया तो मैं तेरी जान ले लूंगा। त्रिजल फौरन अपनी कार में आया और अपना फोन निकाल कर किसी का नंबर डायल करने लगा। दूसरी तरफ ग्रीस में अक्ष इनायत को लंच के लिए एक अच्छे से होटल में लेकर आया। उसने इनायत को ऑर्डर सेलेक्ट करने के लिए मेन्यू दिया और अपना फोन निकाल कर कुछ चेक करने लगा। अगले ही पल उसके होठों का एक कोना शैतानी अंदाज में मुड़ा। उसने गहरी सांस ली और इनायत को देखा, जो अपने नीचे होंठ को चबाती हुई मेन्यू बुक में कंफ्यूज थी। उस अदा में इनायत सच में बेहद दिलकश लग रही थी। अगले ही पल अक्ष ने किसी को कॉल किया। हेलो, दूसरी तरफ से अद्रांश की आवाज अक्ष के कानों में पड़ी। अक्ष हमेशा की तरफ सख्त और बेपरवाह होकर बोला, कैसे है ससुर जी। अक्ष ने जैसे ही ये कहा, इनायत उसे हैरान नजरों से देखने लगी। उसने जल्दी से अपने होठों को हल्का सा हिलाया, जैसे वो अक्ष से कुछ पूछना चाहती हो। लेकिन तभी अक्ष आगे बोला, सुना है आपको आपकी बेटी की काफी ज्यादा याद आ रही है, क्या ये सच है। अक्ष के लहजे से चिढ़कर सिड बोला, बकवास बंद करो अपनी, और साफ साफ बताओ कहाँ है इनायत। अगर उसे गलती से भी कुछ हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझे। अक्ष गहरी सांस खींचता हुआ दबी हंसी हंसा, जिसमें अद्रांश के लिए खिल्ली साफ थी। इनायत बेचैन नजरों से अक्ष को तो कभी उसके कान के करीब लगे फोन को देख रही थी। अक्ष बोला, ससुर जी, आप मुझे धमकी दे रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, लेकिन अच्छा लगा आपका दिमाग आखिरकार ठिकाने पर आ ही गया। अब अगर आप मेरी बेबी गर्ल से माफी मांगकर उससे प्यार से बात भी कर ले तो और अच्छा होगा। क्यों, सही कहा ना ससुर जी। अक्ष अद्रांश को जानबूझकर पोक करने की कोशिश कर रहा था। अद्रांश अपने दांत भींचे बोला, जितना बोला है सिर्फ उसका जवाब दो, ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, समझे। कहाँ है मेरी इनायत। अक्ष ने अपना सिर हल्का सा टेढ़ा करके सामने बेचैनी में बैठी इनायत को देखा। आपके दामाद के सामने, और कहाँ होगी। इनायत का दिल कर रहा था कि वो अभी अक्ष से फोन छीनकर अद्रांश से बात कर ले, पर अफसोस इतनी हिम्मत कहाँ उसमें। अक्ष अद्रांश के बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर था। अद्रांश बोला, फोन दो उसे। अक्ष खामोशी से इनायत की अपनी गहरी नजरों से निहारता रहा। काफी देर अद्रांश ने कोई हलचल महसूस नहीं की तो अद्रांश ने अपने दांत भींच लिए। सुना नहीं तुमने, मैंने कहा फोन दो, मेरी बेटी को बात करनी है मुझे उससे। अक्ष अगले ही पल अपनी चुप्पी तोड़ता हुआ बोला, किस मुंह से बात करेंगे आप अपनी बेटी से, शर्म नहीं आएगी। थप्पड़ मारा था ना उसे आपने, अब बात करनी है। क्या बात है। अक्ष इस वक्त अपना गुस्सा निकाल रहा था। अद्रांश एक पल के लिए शर्मिंदगी से भर गया, लेकिन अगले ही पल उसने गुस्से में अक्ष से कहा, वो मेरा और मेरी बेटी के बीच का मामला है, तुम्हें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, बेहतर होगा दूर रहो। क्यों, आपकी बेटी अब मेरी बीवी है जिसे आपने रुलाया, जिंदगी भर अफसोस रहेगा ससुर जी। मेरी आंखों के सामने मेरी बेबी गर्ल को रुलाने वाले को मैंने ऐसे ही जाने दिया, वरना। अक्ष की बात अधूरी काटते हुए अद्रांश बोला, तुम मुझे धमकी दे रहे हो। अक्ष ने बेझिझक जवाब दिया, इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। इनायत अब और नहीं रोक पाई खुद को और अक्ष के पास आकर बगल में खड़ी हो गई। अक्ष ने उसे अपनी आंखों को सिकोड़ कर घूरा तो अब इनायत ने हिम्मत कर अक्ष से कहा, पापा से बात करनी है। अक्ष को ऐसा लगा जैसे इनायत नहीं बल्कि कोई 5 साल की बच्ची उससे बात कर रही हो। वहीं सिड अवनी के साथ कार से बाहर निकला और अवनी का हाथ थामे सीधा अंदर आया और अपने कमरे की ओर बढ़ गया। आज अशोका विला पूरी तरह से खाली था। अवनी अपनी कलाइयों में दर्द महसूस करके सिड से रुआसी आवाज में बोली, आपने हमारा हाथ इतनी जोर से क्यों पकड़ा है, हमें दर्द हो रहा है, हमारी कलाई छोड़िए प्लीज। लेकिन सिड में उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। दोनों कमरे में आए। सिड में डोर लॉक कर अवनी की तरफ कदम बढ़ाए तो अवनी उसके गुस्से को भाप कर पीछे हटने को हुई, लेकिन सिड ने जल्दी से उसके बाजुओं को बेदर्दी से पकड़कर अपनी तरफ खींचा और एक एक लफ्ज चबाता हुआ बोला, इतना शौक है गैर मर्दों से बातें करने का, कहाँ से आता है इतना इंटरेस्ट तुम में, कभी मेरे भाई तो कभी कॉलेज के लड़के, क्या चाहती हो। हम अवनी दर्द से बेहाल होती हुई रोते हुए बोली, क्या कर रहे हैं, प्लीज हाथ छोड़िए हमारा, दर्द हो रहा है हमारा हाथ, आपकी दिक्कत क्या है,
क्यों हमें बार बार इतना जलीला करते हैं? हम भी इंसान हैं, हमें भी दर्द होता है, लेकिन आपको आपको इस बात की जरा भी परवाह नहीं। अवनी आंखों में आंसू और नाराजगी लिए सिड को देख भड़की। सिड ने अवनी को खींचकर अपने करीब किया और एक एक अल्फाज चबाता हुआ बोला, परवाह? परवाह चाहती हो, लेकिन किस उम्मीद पर? हाँ, हाँ तो मत रखिए हमसे उम्मीद, और किस हक से आप हमसे उम्मीद रख रहे हैं? आपने ही हमें साफ साफ कह दिया था कि आपको हमसे कोई लेना देना नहीं, ना ही आपको हमारी इस जबरदस्ती की शादी से कोई वास्ता है, तो फिर आप हमसे किस बात की उम्मीद लगाए बैठे हैं? अवनी ने अपने बाजुओं को झटके से सिड की पकड़ से छुड़ाया। सिड को अवनी से ऐसे जवाबों की उम्मीद नहीं थी। वो एक पल के लिए कुछ ब्लैंक होकर बस अवनी को देखता रहा। वही शौर्य जो अवनी से कुछ बात करने के लिए उनके कमरे की तरफ आया था, उसने अवनी की बातों को सुनकर अपनी मुठ्ठियां कस ली। एक बार फिर उसे सिड के रवैये पर बेतहाशा गुस्सा आया। वो जैसे ही आगे बढ़ने को हुआ, सान्या ने फौरन आगे आकर उसका हाथ पकड़ रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप? उनके बीच में पड़ने की कोशिश मत कीजिए, वो खुद संभाल लेंगे, आपकी जरूरत नहीं है उन्हें। शौर्य दांत पीसते हुए बोला, हाथ छोड़ो मेरा। सान्या चिढ़ गई। उसने आगे आकर शौर्य के सीने पर अपने दोनों हाथों को रखा और थोड़ा ताकत लगाकर पीछे की ओर धकेला। आपको समझ क्यों नहीं आता? बच्चे नहीं हैं और ये उनके आपस का मामला है, आपको उनके बीच पड़ने की क्या जरूरत है? आपकी वजह से उनके बीच की भड़ास कभी नहीं निकल पाएगी। लड़ने दीजिए दोनों को, खुद ब खुद वो अपने बीच सब ठीक कर लेंगे। सान्या की बातों से चिढ़ता हुआ शौर्य उसके करीब आया और गुर्राते हुए बोला, और तुम अपने काम से काम रखो। शौर्य बगल से गुजरकर आगे बढ़ा तो अवनी ने अपना माथा पीट लिया। हे भगवान, क्या करूं मैं इस बेलबुद्धि पति का? कुछ समझने को तैयार ही नहीं होता। अड़ियल। सान्या फौरन वापस दरवाजे के पास आकर दबी आवाज में बोली, क्यों बेफिजूल की जिद कर रहे हैं आप? कह दिया ना मैंने, नहीं जाना मतलब नहीं जाना। तभी अंदर से आवाज आई, अब तुम फैसले होगी, मुझे उम्मीद होनी चाहिए या नहीं? अवनी सिड की तरफ देखती हुई बोली, आप अपनी बात पर कायम रहते भी हैं या नहीं? यहाँ सान्या और शौर्य की नजरें एक दूसरे से टकराई। शौर्य ने फौरन अपना गला साफ करते हुए नजरें फेर ली तो वही सान्या ने मुंह बनाकर अब जल्दी से पलटकर दरवाजे के पास अपने कान लगा दिए। सान्या की हरकत देखकर शौर्य की आंखें सिकुड़ गई। वो आगे आकर बोला, क्या कर रही हो ये? सान्या ने फौरन अपने होठों पर उंगली रखकर शौर्य को इशारे में धीमी आवाज में बोली, शुश। शोर क्यों मचा रहे हैं? धीरे नहीं बोल सकते क्या आप? शौर्य के बिगड़े भाव देखकर सान्या ने अब अपना लहजा ठीक किया। मेरा मतलब है दिखाई नहीं दिया आपको? बातें सुन रही हूँ। डिस्गस्टिंग। शौर्य को इतना चिढ़ता हुआ देखकर सान्या बोली, तो फिर आप जाइए या फिर यहीं खड़े रहिए। इधर सिड बोला, मेरी छोड़ो और एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लो। आज के बाद अगर तुमने गलती से भी किसी और मर्द की तरफ आंख उठाकर देखा तो मैं उनसे पहले तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। सिड की संजीदगी से भरी धमकी ने अवनी की रूह हिलाकर रख दी। लेकिन तभी अवनी बोली, लेकिन किस हक से आप हमें ऐसी धमकियां दे रहे हैं? क्या हमने आपको कभी कहा है किसी लड़की के करीब मत जाए? बल्कि आपका काम तो खुद उन अजीब तरह की बेशर्म बेलिहाज लड़कियों के बीच का है। क्या हमने आपसे कभी ऐसा कहा? सिड का गुस्सा पार होता जा रहा था। उसने चिढ़कर चीखते हुए कहा, वो तुम्हारी गलती है जो तुमने कभी नहीं कहा। और किस हक से? भूलो मत पति हूं मैं तुम्हारा, सारे हक सिर्फ मेरे पास हैं, समझी तुम? अवनी सिड की जबान से ये सब सुनकर काफी ज्यादा हैरान हुई। सिड ने अवनी को धकेला तो अवनी सीधा बिस्तर पर जा बैठी और वहीं से तेज कदमों से बाहर की ओर बढ़ गया। जैसे ही सिड ने दरवाजा खोला, सान्या तेजी से पीछे हटी, लेकिन तभी वो अपने पीछे मौजूद शौर्य से जा टकराई। आउच! शौर्य ने सान्या को गिरने से बचाया। सान्या हैरानी से शौर्य को देखते हुए बोली, आप गए नहीं अब तक? तभी सिड उन्हें यहाँ उस तरह देख थोड़ा झेप गया। उसने फौरन अपने आप को संभाला और सान्या और शौर्य को देखकर पूछा, आप दोनों यहाँ? कोई काम था? शौर्य ने फौरन सान्या को छोड़ा तो सान्या गिरते गिरते बची। उसने घूरकर शौर्य को देखा। नचिड़ा। शौर्य सिड को देखता हुआ बोला, क्या कर रहे थे तुम? मतलब? सिड का मूड वैसे भी कुछ खास बेहतर नहीं था, उस पर से शौर्य का लहजा और सवाल सिड को चिढ़ मचा गए। सान्या ने बात संभालते हुए उन दोनों के बीच आकर सिड से पूछा, वो असल में शौर्य को तुमसे ये पूछना था कि तुम और अवनी कल कहाँ थे? और कॉलेज से तो आ गए ना? अवनी का काम हुआ वहाँ? शौर्य ने गुस्से में सान्या को घूरा, ये खुद को समझती क्या है? हिम्मत कैसे हुई इसकी मेरी बातों को काटने की? सिड ने सान्या को देखकर गहरी सांस छोड़ी और फिर शौर्य को देखकर जवाब दिया, छोटा सा काम आ गया था तो अपार्टमेंट में रुकना पड़ा और सब कुछ हो गया।
इतना बोलकर सिड ने अपनी नजरें सान्या पर डाली। मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है, मैं जाता हूँ। सान्या ने सिर हिलाया। सिड के जाते ही शौर्य अवनी से मिलने कमरे में जाने को हुआ, लेकिन सान्या ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, क्या कर रहे हो? सच में क्या खाकर पैदा हुए थे? बात सुनने को राजी नहीं होते? तुम ना अपनी हद में रहो, कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है तुम में, समझी? शौर्य सान्या पर भड़का। तो सान्या ने मुंह बनाते हुए कहा, सच में जैसा बाप वैसा बेटा, अगर आपने अच्छा बर्ताव करना सिखा होता ना तो सिद्धार्थ आज अवनी के साथ ऐसे बर्ताव ना कर रहा होता। सान्या वहां से नीचे चली गई। शौर्य कुछ खामोश होकर जाती हुई सान्या को देखता रहा। शाम होने को आई। ग्रीस में इनायत ने अक्ष का एक अलग ही रूप देखा था, जिसे वो शायद हमेशा देखने की दुआ मांग रही थी। होटल स्वीट वापस आकर दोनों फ्रेश हुए। इनायत सीधा किचन में डिनर बनाने के लिए बढ़ गई। अक्ष जब फ्रेश होकर कमरे में आया तो उसने इनायत को ढूंढा, फिर उसने हल्के खुले दरवाजे को देखा। अक्ष ने टॉवल साइड में रखी और यूं ही शर्टलेस होकर अपना फोन चेक करने लगा। कुछ देखकर अक्ष ने किसी को कॉल किया। हेलो। दूसरी तरफ से सिर की थोड़ी हल्की मदहोशी छाए आवाज को सुनकर अक्ष ने सीधा सवाल किया, क्या हुआ? तलाक मिलाया क्या? सिड इस बार तंज कसी हंसी हंसता हुआ बोला, हंस लो, तुम भी हंस लो। अक्ष को सिड की बातों में कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसने अपने आप में कोई बदलाव ना दिखाते हुए सिड से पूछा, क्या हुआ? सिड अब किसी छोटे बच्चे की तरफ बिस्तर पर पैरों को समेट कर बैठा और अक्ष से शिकायत करता हुआ बोला, तुमने कहा उसे टाइम दो, सबने कहा शादी एक्सेप्ट करो, उसकी कोई गलत नहीं, लेकिन मेरी क्या गलती? क्यों वो बार बार किसी और के करीब जाती है, मुझसे सवाल करती है, क्या लगता हूँ मैं उसका? किस हक से मैं उस पर हक जताता हूँ? अक्ष गहरी सांस लेकर सोफे पर बैठा। ड्रिंक की है? सिड ने अपने बालों में उंगलियां घुमाते हुए बोला, हम थोड़ी सी। कहाँ हो अभी? अक्ष ने पूछा। सिड बोला, अपार्टमेंट। घर जाओ। सिड ने अक्ष से जिद करते हुए कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा वरना वो फिर से लड़ेगी, फिर से रोएगी। अक्ष बोला, तो तुम्हें उससे फर्क पड़ता है? हाँ, हाँ पड़ता है फर्क। वो जानबूझकर करती है ये सब, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा उसके पास। वो इन्नू भाभी जैसे मुझसे प्यार नहीं करती, वो बहुत बुरी है भाई। सिड की जबान से इनायत का जिक्र सुनकर अक्ष की आंखें सिकुड़ गई। उसने सिड से संजीदगी और सख्त लहजे में कहा, क्योंकि तुम अक्ष खुराना नहीं। अब जाओ, जाकर उसे मनाओ। सिड अपना निचला होंठ निकालता हुआ बोला, मैं नहीं जाऊंगा। तो मरो वहीं। अक्ष ने फोन कॉल डिस्कनेक्ट किया और उठकर कमरे से बाहर निकल गया। सिड अपना फोन देखता हुआ लाचारी और मायूसी से किसी मासूम बच्चे की तरह बोला, ये भी धोखेबाज चला गया। उसने फोन फेंका और पिल्लों को अपनी बाहों में कसकर बिस्तर पर लेटता हुआ बोला, नहीं जाऊंगा उसके पास, उसे मुझे मनाना चाहिए। मैं क्यों जाऊं? उसने गलत किया मेरे साथ। नहीं जाऊंगा उसके पास। सिड इस वक्त एक बच्चे की तरह जिद लेकर बैठा हुआ था। इधर अक्ष इनायत के पास किचन में आया तो देखा इनायत इधर उधर कुछ ढूंढने में परेशान थी। इनायत ने अभी एक नाइट सूट पहना हुआ था, जिससे उसकी पूरी बॉडी ढकी हुई थी। अक्ष उसके पास आया और उसे अपनी बाहों लेकर खड़ा हुआ। इनायत थोड़ा रुकी और धीरे से अपनी नजरें झुका ली। अक्ष इनायत के बालों की महक अपने सांसों में खींचता हुआ बोला, मेरी कॉफी। इनायत ने अक्ष को देखा। अक्ष ने उसकी आंखों में थोड़ी परेशानी महसूस करके उससे पूछा, क्या हुआ? इनायत ने वापस अपनी नजरें झुका ली। अभी बना दूं? उसके पूछने पर अक्ष ने उसे छोड़ा और वहीं काउंटर से टेक लगाकर बोला, हम। इनायत के होठों पर हल्की मुस्कुराहट खिलाई। उसने जल्दी से अक्ष के लिए कॉफी बनाना शुरू किया और अक्ष वहीं उसके पीछे जेब में हाथ डाले खड़ा हुआ उसे निहारा जा रहा था। कुछ देर बाद इनायत अक्ष के सामने कॉफी मग लेकर खड़ी हुई। अक्ष ने गहरी सांस छोड़ी और इनायत के हाथ से कॉफी मग लेता हुआ उसकी कमर को पकड़ अपनी तरफ खींचा। इनायत सीधा उसके सीने से टकराई। अक्ष ने इनायत के माथे से अपना माथा जोड़ते हुए पूछा, क्या कहा उन्होंने? इनायत को समझ नहीं आया अक्ष किसकी बात कर रहा था। उसकी सवालिया खूबसूरत नजरों को देखकर अक्ष भी समझ गया। उसने इनायत के होठों को धीरे से चूमते हुए पूछा, तुम्हारे डैड? इनायत ने फौरन अपना सिर हिलाकर उसे बताना चाहा, लेकिन अक्ष ने उसे उसकी इस हरकत पर बेहद गुस्से से घूरा। उसके गुस्से को भांपते इनायत की जबान खुली, कुछ नहीं। रियली बेबी गर्ल? अक्ष के तंज कसे लहजे पर इनायत की पलकें सहम कर फड़फड़ाने लगी। उसने जल्दी से अक्ष को समझाने की कोशिश की, सच्ची। उन्होंने। वो ठहरी उसे खामोश देखकर अक्ष ने उसी इस बार संजीदगी से धमकी दी, अगर तुमने बोलना बंद किया तो इस गर्म कॉफी में तुम्हारी जबान होगी बेबी गर्ल। अक्ष की धमकी ने इनायत की रूह को झकझोर कर रख दिया।
जाहिर था अक्ष ऐसा सिर्फ इनायत को धमकी दी थी, ऐसा करना उसके खुद की हिम्मत से बाहर था। इनायत ने अब जल्दी से अक्ष को समझाया, नहीं वो पापा पापा कह रहे थे कि आप मुझे परेशान तो नहीं करते। और कुछ नहीं कहा सच्ची। अक्ष आंखों को सिकोड़कर इनायत को घूरने लगा। इनायत को डर लगने लगा कि तभी अक्ष ने इनायत की लिटों को सुलझाते हुए कहा, क्यों ना अब परेशान कर ही दूं, ताकि तुम्हारे पापा का सुकून में डूबा हुआ दिल थोड़ा तिलमिला जाए। इनायत अक्ष को सवालिया नजरों से देखने लगा। अक्ष ने इनायत को छोड़ा और फिर कॉफी लेकर किचन से बाहर निकल गया। इनायत सवालिया नजरों से बस अक्ष को देखती रह गई। अक्ष कमरे में आया और उसने अपना फोन निकाला कर आहार्य को कॉल करने का सोचा, लेकिन आहार्य को कॉल ना करके उसने दक्ष का नंबर डायल किया। कुछ ही रिंग्स में कॉल रिसीव हुआ। ओह, तो फाइनली तुम्हें अपने डैडी की याद भी आ गई। दक्ष ने टॉन्ट कसा, लेकिन अक्ष ने उसके टॉन्ट का जवाब काफी बेपरवाही से जवाब दिया, डैडी आप अपने डिलूलू वर्ल्ड से कब बाहर आ रहे हैं? खैर, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। और वो क्या? दक्ष ने चिड़ी हुई आवाज में पूछा। वहीं दूसरी तरफ अवनी का उतरा हुआ चेहरा देखकर अब सान्या से और सब्र नहीं हुआ, उसने पूछा, अवनी जी? अवनी ने अपना सिर उठाकर सान्या को देखा। सान्या उसके पास आई। क्या बात है? फिर से सिद्धार्थ ने कुछ कहा। अवनी की आंखों में आंसू छलक आए। उसने फौरन सान्या को गले लगा लिया। सान्या अवनी के बालों पर उंगलियां फेरने लगी। अवनी ने सान्या को सारी बात बताई तो सान्या उसकी उंगली में मौजूद अंगूठी को देखकर उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोली, चुप हो जाओ और अब बिल्कुल मत रोना, तुम यहीं रुको, मैं अभी आई। ये बोलकर सान्या सीधा वहां से ऊपर की तरफ जाने लगी। अवनी अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करने लगी। तभी आंटी वहां आए और उन्होंने अवनी को पानी का ग्लास पकड़ाते हुए कहा, अवनी बेबी ये पानी पीजिए। अवनी ने मना किया, लेकिन आंटी ने जबरदस्ती उसे थोड़ा पानी पिलाया और वहीं अवनी के पास खड़ी होकर उसे देखती हुई बोली, अवनी बेबी हमें ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन इतना पता है अब सिद्ध बाबा आपको लेकर थोड़ा संजीदा हो गए हैं। आपको उन्हें थोड़ा प्यार से संभालना चाहिए। बिल्कुल नहीं। क्यों हमेशा हमारी अवनी ही क्यों? अगर उसके दिल में कोई एहसास है भी तो वो क्यों खुलकर सामने से अवनी को बताता? अब अवनी कोई अंतर्यामी तो है नहीं ना कि वो उसकी मन की बातें समझ जाएं, और हर बार कुछ समझाने के लिए जबरदस्ती या गुस्सा करना अच्छा नहीं होता। सान्या की बात सुनकर अवनी और आंटी उसे हैरानी से देखने लगे। अगली सुबह सिद्ध सुबह वापस आया। अब तक उसका हैंगओवर पूरी तरह से उतर चुका था। वो चुपचाप अंदर आया और कमरे की ओर बढ़ गया। सान्या जो अवनी के साथ थी, आंटी फौरन उनके पास आए और बोली, बड़ी मैडम, सिद्ध बाबा आ गए। अवनी ने सान्या की तरफ देखा और सान्या ने आंटी की तरफ। उसने आंटी से कहा, ठीक, आप मुझे नींबू पानी बनाकर दे दीजिए। जी। सान्या नींबू पानी लेकर कमरे में पहुंची। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सिद्ध जो गुस्से और नाराजगी में खड़ा था, उसने पलटकर दरवाजे की ओर देखा। सान्या को देख उसके सारे हाव भाव बदल गए। सान्या अंदर आते हुए बोली, इतना छोटा काम था कि पूरी रात निकल गई और अब जाकर वापस आए हो? सिद्ध ने सान्या से नजरें चुराई। सान्या ने सिद्ध को नींबू पानी देते हुए कहा, चेहरे से लग रहा है। सिद्ध को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने चुपचाप ग्लास लिया और पानी पीने लगा। सान्या उसे देखते हुए बोली, वैसे मैंने और अवनी ने एक फैसला लिया है। इनायत अक्ष के लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर चुकी थी, लेकिन अब तक अक्ष को कमरे से बाहर न आया हुआ देख इनायत खुद ही अक्ष को देखने कमरे में चली आई। अक्ष को अब तक सोया हुआ देख इनायत काफी हैरान हूँ। लाजमी अक्ष कभी इस वक्त तक नहीं सोया था। बेयर बैग जो काफी बिना शर्ट के किसी का भी दिमाग हिलाकर रख दे। कमर से नीचे तक ब्लैंकेट पर चादर से झलकता उसके सोने का पोजीशन साफ दिख सकता था। उसके बाइसेप्स और मसल्स वाले स्ट्रॉन्ग बॉडी दूर खड़ी इनायत का एक पल के लिए ईमान हिला गए। अफसोस इनायत में इतनी हिम्मत नहीं थी, वरना शायद फिजा या आरना जैसी थोड़ी भी हिम्मत इनायत में होती तो अब तक वो खुद अक्ष का चीरहरण कर चुकी होती। इनायत का ध्यान एकदम से हटा और उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी, परेशानी और घबराहट नजर आने लगी। वो फौरन अक्ष के पास आई। सोता हुआ अक्ष बिल्कुल भावहीन और गहराई से भरा हुआ था। इनायत ने घबराहट में अपना सलाइवा निगला और गहरी सांस लेकर अक्ष के सामने घुटनों पर बैठी। उसने अक्ष को आवाज लगाने के बारे में सोचा, पर फिर ना जाने क्या सोचकर उसने ऐसा नहीं किया और फिर अक्ष के माथे को छुआ। अक्ष का माथा कुछ गर्म था। इनायत ने जल्दी से एक बार फिर कंफर्म करने के लिए अक्ष के गले पर अपने नाजुक हाथ को ले गई। सच में अक्ष को बुखार था। इनायत एकदम से पैनिक करने लगी। उसने अक्ष कंधों को पकड़ अपनी रुआसी आवाज में अक्ष का चेहरा दूसरे हाथ से थाम कर अक्ष को पुकारा, अक्ष।
इनायत अक्ष को हमेशा से इसके नाम से बुलाती थी, हालांकि उसने अक्ष के सामने कभी उसका नाम नहीं लिया था। इनायत के आंसुओं से उसके गालों को चूमा। तभी एकदम से अक्ष ने उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और घुमाकर सीधा उसे बिस्तर पर अपने नीचे दबाया। अक्ष ने अपने बदन का सारा वजन इनायत के नाजुक बदन पर छोड़ दिया। आह! इनायत थोड़ा कराही, पर अक्ष ने उसके नीचे में अपना चेहरा धंसाते हुए कहा, सॉरी बेबी। इनायत को अक्ष का बुखार की वजह से तपता बदन बखूबी महसूस हो रहा था। इनायत के पास सवाल करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था और ना ही वो अक्ष को यूं देख सकती थी। आपको फीवर है? अक्ष ने अलसाई हुई भारी आवाज में कहा, शायद। इनायत एक पल के लिए बिल्कुल निशब्द हो गई। उसने अक्ष को देखा जो आज काफी शांत था। इनायत अक्ष के बारे में हर एक छोटी से छोटी चीज जानती थी। अक्ष किसी चीज से हार सकता था तो वो था फीवर। अक्ष अमूमन ही शायद कभी बीमार पड़ता हो, लेकिन जब उसे बुखार आता था तब वो खाना पीना छोड़ देता था। उसकी आंखें लाल और दिल की धड़कनें बढ़ जाया करती थीं और ऐसे में अक्ष को सिर्फ एक ही चीज कुछ पल के लिए राहत पहुंचा सकती थी, पर वो भी अक्ष से करवाना काफी मुश्किल था। इनायत के दिल में डर और चेहरे पर घबराहट बढ़ा हुआ था। फिर भी उसने अक्ष से बोलने की हिम्मत की, आप बात ले लीजिए। अक्ष ने इनायत की कमर को और कसकर जकड़ लिया, जिससे इनायत ने दर्द में अपनी आंखें भींच ली और होठों को आपस में दबाकर अक्ष के कंधों को थाम लिया। अक्ष का जवाब न पाकर इनायत ने अब अपने कांपते हाथों को अक्ष के बालों में फेरना चाहा, पर एक घबराहट जो कि नहीं होनी चाहिए वो उसे डरा रही थी। आखिर में इनायत ने अपनी आंखें बंद कर अक्ष के बालों में अपनी उंगलियों को डाला। अक्ष की गहरी गर्म सांसें सीधा इनायत के सीने में आग पैदा कर रही थी। इनायत के बदन से पसीना छूटने लगा। प्लीज, इनायत की मीठी आवाज में इतना प्यार महसूस कर अक्ष ने धीरे से अपना चेहरा उसके सामने किया। जैसे ही इनायत के चेहरे पर अक्ष की आग जैसी सांस पड़ी तो इनायत ने अपनी पलकें खोल ली। इनायत कुछ कहती उससे पहले ही अक्ष ने इनायत से कहा, बेबी गर्ल आई वांना इंटिमेट विथ यू। अक्ष के सवाल ने इनायत को लाजवाब कर दिया, आंखें हैरत से फैल गई। दूसरी तरफ, मैं शौर्य को और अवनी तुम्हें डाइवोर्स देकर अब हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। सान्या ने बिना किसी मजाक के बेहद संजीदगी से सिड से कह दिया। ना जाने ऐसा क्या हुआ। सिड की आंखें बिल्कुल मायूसी भर गई, चेहरा जो नाराजगी से भरा हुआ था वो खालीपन से भर गया। वो अपने दिल में एक टीस सी उठता हुआ महसूस कर पा रहा था। सान्या उसके चेहरे के हर एक भाव और आंखों में नजर आते जज्बातों को ध्यान से देखती हुई बोली, लेकिन तुम्हें अवनी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ना ही वो तुम पर बोझ बनेगी और ना ही अपने माँ पापा पर। मैं उसे अपने साथ यहाँ से लेकर चली जाऊंगी ताकि यहाँ रहकर उसे लोगों के ताने ना सहना पड़े। सिड अब तक बेज़बान खड़ा रहा। सान्या ने गहरी सांस खींची और आगे बोली, खैर तुम अब फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ में ही नीचे बात करेंगे। सिड का कोई जवाब नहीं आया। सान्या भी चुपचाप वहां से बाहर निकल आई। अचानक सिड की आंखों में गुस्सा उतर आया। उसने फौरन ग्लास फेंका और कमरे से बाहर निकला। नीचे आते वो सीधा किचन में आया। उसके आने की आहट इतनी तेज थी कि वहीं अवनी के नजदीक खड़ी आंटी घबराकर 2 कदम पीछे हट गई। सिड बोला, मुझे तुमसे बात करनी है। अवनी खुद भी काफी डर चुकी थी। डर के मारे तेज हो चुकी उसकी धड़कनें मानो थमने का नाम नहीं ले रही थी। सान्या आगे आकर सिड से बोली, क्या बात करनी है सिद्धार्थ? सिड ने सान्या की आंखों में आंखें डाले जवाब दिया, मुझे अपनी वाइफ से बात करनी है। ये बोलकर सिड ने सान्या के पीछे खड़ी अवनी का हाथ थाम लिया। वो उसे लेकर जाता उससे पहले सान्या ने उसे टोका, सिद्धार्थ अगर तुम अवनी को डाइवोर्स की बातों पर सुनाने जा रहे हो तो मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर दूं, ये मेरा डिसीजन है। मैंने अवनी से कहा। सिड एकदम से रुका। उसने पलटकर सान्या को देखा। और आप इसके डिसीजन लेने वाली होती कौन है? सिड बिल्कुल संजीदा था। पहली दफा उसने सान्या के सामने ऐसा कुछ कहा था। अवनी बस आंखों में आंसू लिए सिर झुकाए खड़ी रही। इत्तेफाक से जिम से आते शौर्य के कानों में उनकी कुछ तेज आवाजें पहुंच गई। उसने आसपास देखा और फिर कुछ पल खड़ा होकर कंफर्म किया। इतने में सान्या की आवाज आए, सिद्धार्थ चाहे जबरदस्ती और धोखे से ही सही, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी माँ हूँ। और माँ होने के नाते मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम बिना बात के अपनी बीवी पर अपना गुस्सा उतारा जो बिना बात के हो। शौर्य फौरन किचन की ओर बढ़ गया। सिड सान्या को देखता हुआ बोला, मॉम आप अभी कुछ नहीं जानती तो बेहतर होगा आप हमारे बीच ना पड़े। और मैं किसी भी कीमत पर इसे डाइवोर्स नहीं दूंगा। सान्या के चेहरे पर गुस्सा और संजीदगी गहरी हुई। और क्यों नहीं दोगे तुम इसे तलाक? तुम ही कहते थे ना तुम्हें इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना, तो अब? सिड ने फौरन सान्या की बातों का जवाब दिया।
हाँ, लेकिन वो पहले की बातें थी जो बीत चुकी हैं और अब मैं ही ये कह रहा हूँ मैं इसे कभी डाइवोर्स नहीं दूंगा। लेकिन क्यों? शौर्य ने उनके बीच आते हुए सिद से सवाल किया। सिद अब शौर्य को देखने लगा। तभी सान्या बोली, ताकि तुम अवनी को यूं ही रुलाते रहो। सिद्धार्थ वो इंसान है, खिलौना नहीं है जिसे जैसे मन खेलने के बाद तोड़ने की कोशिश करोगे तो उसे दर्द नहीं होगा। इस बार सिद ने शौर्य की आंखों में देखते हुए जवाब दिया, क्योंकि मैं इस शादी में रहना चाहता हूँ। शौर्य तंज भरी मुस्कुराहट लिए बोला, अब कौन सा नया खेल शुरू करना है तुम्हें? सिद संजीदगी से बोला, आप माने चाहे ना माने लेकिन अब ये सिर्फ मेरी है। सिद्धार्थ अशोका की जिद अब तक देखी नहीं है और बेहतर होगा आप सब उसकी जिद ना देखे। इतना बोलकर सिद अवनी को उनके बीच से निकालकर अब ऊपर की ओर बढ़ गया। उन्हें ओझल होते देख अब शौर्य और सान्या ने एक दूसरे को देखा। शौर्य, शौर्य मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सान्या शौर्य के आगे पीछे भागती हुई उससे बात करने की कोशिश कर रही थी। वही शौर्य उसे इग्नोर करने की हर नामुमकिन कोशिश कर रहा था। शौर्य की हरकतें अब सान्या के बर्दाश्त के बाहर था। उसने फौरन शौर्य का रास्ता रोके उससे पूछा, आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्यों आप मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हैं? शौर्य उसे घूरता हुआ गुर्राया, दिखाई नहीं देता इग्नोर कर रहा हूँ मतलब तुम्हारी बातों में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। सान्या को तेज गुस्सा आया। ठीक है, आपको इंटरेस्ट नहीं क्योंकि आपका मेरी बातों से कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे आपसे बात करनी है क्योंकि ये मेरी लाइफ से रिलेटेड है। शौर्य ने फिर भी सान्या को इग्नोर किया। सान्या अब गुस्से में चिल्लाई, मुझे डाइवोर्स चाहिए। नहीं रह सकती मैं और इस तरह से। शौर्य के कदम एकदम से रुके। सान्या उसके रुके कदमों को देखकर अपनी रुआसी आवाज को पूरी कोशिश के साथ दबाने की कोशिश करती हुई बोली, मैं जानती हूँ हमारे इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता। मैं आपके सामने हार मानती हूँ। मैंने अवनी के लिए ना सही पर अपने लिए सोच लिया है, मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना। मैं आपसे वादा करती हूँ यहाँ से जाने के बाद मैं आपको कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। और ना ही मुझे आपसे कुछ चाहिए, इसलिए प्लीज मैं आपसे विनती करती हूँ मुझे तलाक दे दीजिए। शौर्य अगले ही पल बिना कुछ कहे वहां से बाहर निकल गया। सान्या भी उसके पीछे भागते हुए बोली, शौर्य बात सुनिए मेरी। शौर्य, वही सिद्धवी के कमरे में। डाइवोर्स चाहिए तुम्हें? एक बात तुम्हें समझ नहीं आती ना? ओके फाइन, अब डाइवोर्स होगा लेकिन उससे पहले मुझे मेरा हक चाहिए। सिड अवनी की वॉल में धसाता हुआ अपने दांतों को भींचे बोला। अवनी एकदम से उसकी बात सुन हैरान रह गई। ऐसे क्या देख रही हो? नहीं समझी? कोई बात नहीं मैं समझा देता हूँ। सिड की आंखों में गुस्सा था लेकिन लहजा बिल्कुल शांत। उसका ये रवैया अवनी की समझ से बाहर था। लेकिन जैसे ही सिड के आगे के अल्फाज अवनी के कानों में गूंजे अवनी पूरी तरह जम गई। मुझे तुमसे पति का वो हक चाहिए जो अब तक तुमने मुझे दिया नहीं और मैंने कभी लिया नहीं। अवनी को ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा ने उसके जियंडिस्को का साथ छोड़ दिया हो। सिड उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखता हुआ बोला, क्या हुआ? अब भी समझ नहीं आया? अवनी फौरन हड़बड़ाए, नहीं हमारा यकीन कीजिए वो हमने नहीं कहा था, बल्कि ये सब आपकी माँ ने खुद आपसे कहा, हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते। सिड ने अपने दांतों को दबा लिया। लाजमी उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। अवनी ने फौरन अपनी बात आगे बढ़ाई, हम सच कह रहे हैं। हाँ हमने उनसे बताया था क्योंकि आप हमारे साथ बेहद बुरा सलूक करते हैं, वो बिना हमारी किसी बात को जाने हम पर कितने बुरे और गंदे इल्जाम भी लगाए आपने, इसलिए हम। ओह, इसलिए तुम मुझसे डाइवोर्स चाहती हो, राइट? सिड ने उसकी बात बीच में काटी। अवनी जो बेतहाशा रोए जा रही थी उसने फौरन नजरें उठाकर सिड की ओर देखा। नहीं हमने कहा ना, हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। सिड ने अचानक उसके जबड़े को पकड़ दबाते हुए कहा, अगर चाहती भी हो तो अब ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो, क्यों अब ये कभी नहीं होने वाला। ये बोलकर सिड ने खुद ही अवनी के आंसुओं को साफ किया। अवनी सिड को अपने इतना करीब देखकर उसे बेहद गौर से निहारते हुए बोली, लेकिन क्यों? आप तो अपनी जबान बंद करो, वो पहले की बात थी। सिड ने सख्त लहजे में अवनी को घूरते हुए देखा। अवनी ने चुप न रहकर फौरन सवाल किया, तो फिर अब की बात क्या है? सिड एक पल के लिए बिल्कुल खामोश हो गया। अगले ही पल उसने खुद को अवनी से दूर किया और उससे मुंह फेरता हुआ बोला, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। अवनी उसकी पीठ को देखती हुई भीगी पलकों से बोली, तो फिर आप हमें तलाक क्यों नहीं देना चाहते? सिड ने अपनी मुठियां कस लीं। अवनी ने आगे पूछा, और आपने हमें ये अंगूठी क्यों दी? सिड अवनी के सवालों से भाग कर जाता हुआ रूखेपन से बोला, जो सोचना है सोचो, लेकिन अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा।
गुस्से में सिड ने वॉशरूम का डोर बंद किया तो अवनी के होठों पर बेहद प्यारी मुस्कुराहट खिल गई। वो अपने होठों को हल्का सा दबाते हुए मुस्कुराए और फौरन भागकर नीचे गई। दूसरी तरफ फिजा अकेली ही थी तो वो स्कूल जाने के लिए बाहर आई। दक्ष ने उसके लिए ड्राइवर अरेंज किया हुआ था, तो उसे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। फिजा पीछे जाकर बैठ गई और कार कॉलेज के लिए निकली। खुराना पैलेस से बाहर आते ही फिजा के कानों में जानी पहचानी आवाज पड़ी, तो कहाँ जाना पसंद करेगी आप मिस फिजा खुराना। जैसे ही फिजा ने आवाज सुनी उसने अपने आसपास देखा, फिर कार से झांक कर देखा। रुद्राक्ष। वो बड़बड़ाए लेकिन अफसोस उसे रुद्राक्ष कहीं नहीं दिखाई दिया। उसने फौरन अपना फोन निकाला और रुद्राक्ष को कॉल किया। इतने में उसे अपने ही करीब से फोन रिंग की आवाज सुनाई दी। फिजा की नजर ड्राइविंग सीट पर मौजूद रुद्राक्ष पर पड़ी। आप। रुद्राक्ष को काफी देर से वहां बैठा फिजा को देख देख कर मुस्कुरा रहा था। उसने अब फ्रंट मिरर में फिजा को देखा। फिजा जल्दी से उसकी ओर आई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ड्राइवर अंकल कहाँ है? रुद्राक्ष ने उसकी बातों को इग्नोर किया और फिजा का हाथ थाम कर आगे आने का इशारा किया। फिजा भी बिना देर किए आगे आकर पैसेंजर सीट पर बैठ गई। बताओ ना आप यहाँ क्या कर रहे हो? रुद्राक्ष ने उसका हाथ अपने होठों के पास किया, आहिस्ता से उसकी उंगलियों को चूमता हुआ बोला, तुम्हें लेने आया हूँ। फिजा थोड़ी हैरान हुई। लेकिन अभी तो मैं स्कूल जा रही हूँ ना। नहीं, अब हम कहीं और जा रहे हैं। रुद्राक्ष का जवाब सुनकर फिजा सरप्राइज होती हुई बोली, कहीं और? लेकिन कहाँ? वो सरप्राइज हैं। रुद्राक्ष की बात सुनकर अब फिजा चुप हो गई। वहीं देवाक्ष, मिराज और ओजस की भी स्टडीज शुरू हो चुकी थी। चाहे वो तीनों कितने भी बदमाश और शैतान क्यों ना हो, लेकिन पढ़ाई में वो उतने ही शानदार थे। दक्ष आज विश के साथ इसके पेंटिंग स्टूडियो आया हुआ था। काफी वक्त से वो विश के साथ ऐसे बाहर नहीं आया था, तो लाजमी आज हाथ आया मौका वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। हम रियली मिसेज खुराना आपकी तारीफ कम पड़ सकती हैं। जितनी खूबसूरत आप हैं उतनी ही खूबसूरत आपकी पेंटिंग्स। वैसे आपको मुझे थैंक्स कहना चाहिए। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? दक्ष विश को परेशान करने की कोशिश के साथ उसकी बनाई पेंटिंग्स को देख रहा था। विश ने दक्ष के बाजू पर पिंच करते हुए मुंह फुलाए कहा, मजाक मत उड़ाए। और मैं क्यों कहूँ आपको थैंक्स? दक्ष ने झटके से विश की कमर को पकड़ अपने करीब खींचा और इसके होठों को निहारता हुआ बोला, मजाक उड़ाने की मुझमें इतनी मजाल कहाँ? और थैंक्स तो कहना बनता है। विश ने मुंह बनाए पूछा, और वो किस लिए? दक्ष ने अब विश के होठों के करीब झुकते हुए शरारत से जवाब दिया, सब कुछ के लिए। तुम्हारा फर्स्ट लव बनने के लिए, तुम्हारा हस्बैंड बनने के लिए, और तो और तुम्हारे तीन तीन बच्चों का बाप बनने के लिए भी। विश उसकी बातों पर नाराज होती हुई बोली, छोड़िए मुझे, और भूलिए मत आप मुझ पर कितने नाराज हुए थे। दक्ष अपनी हरकत पर मुस्कुराया और विश को मनाता हुआ बोला, हाँ तो अब अगर मुझसे पहले भी मेरी पत्नी का कोई क्रश होगा तो मैं होऊंगा ना नाराज। लेकिन वो भी तो आप ही थे। विश ने दक्ष के बटन के साथ खेलते हुए मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। तो दक्ष उसके खूबसूरत चेहरे को निहारता हुआ बोला, हाँ लेकिन तब ना तुम्हें पता था और ना मुझे कि हम दोनों वही हैं। विश ने दक्ष को घूर कर देखा तो अब दक्ष विश को अपने सीने से लगाकर हंसने लगा। दरअसल विश ने दक्ष को जब ये बात बताई थी कि उसकी पेंटिंग शुरू करने का जरिए एक लड़का था जिसे वो ना जाने कैसे और कब प्यार करने लगी और एक दिन वो कहीं खो गया, तो ये बात जानने के बाद दक्ष काफी ज्यादा गुस्सा हुआ था। लेकिन फिर बाद में दोनों को ये पता चला कि वो लड़का कोई और नहीं दक्ष ही था, जो उसे छोड़कर अपनी पढ़ाई पूरी करने चला गया था। जाने अनजाने में ही किस्मत ने उन दोनों का साथ तय कर दिया था। तभी तो हर मोड़ पर साथ छूट जाने के बावजूद भी आज दोनों साथ खड़े थे, वही मोहब्बत और प्यार के साथ। खैर, दक्ष विश के होठों पर अपने होठों को रखने ही वाला था कि अचानक वहां विश की असिस्टेंट अनजाने में चली आई। मिसेज खुराना वो आहे है। अचानक से वो बुरी तरह चीखते हुए पलटी। आई एम सो सॉरी, वो एक्चुअली आई एम सॉरी, मैं नहीं जानती थी। विश भी दक्ष को अपने से दूर कर खुद को संभालने लगी। मैं बाद में आती हूँ। ये बोलकर असिस्टेंट जल्दी से बाहर निकल गई। दक्ष चिढ़ता हुआ बोला, साला मेरी ही किस्मत खराब है, घर पर अपनी औलाद प्यार नहीं करने देती और बाहर लोग। विश जो नाराजगी में कुछ कहने वाली थी, जब उसने दक्ष को झुंझलाते हुए देखा तो उसने होठों पर धीरे धीरे बढ़ती मुस्कुराहट हंसी में बदल गई। दक्ष उसे अपने ऊपर हंसता हुआ देख बोला, तुम? विश जल्दी से बाहर भागते हुए बोली, अभी आए ग्रीस में, प्लीज आप पहले बात ले लीजिए, वरना और तबीयत खराब हो जाएगी। इनायत बेचारी, आज उसे अक्ष के सामने इतना कुछ बोलना पड़ रहा था।
अपनी हर कही बात के बाद इनायत यही सोच रही थी कि ना जाने अक्ष उसे इतनी बोलता हुआ सुनकर क्या सोचेगा। लेकिन फिलहाल अक्ष को देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो कुछ सोच रहा था। इसके उलट वो इनायत की गर्दन पर अपने होठों को रगड़ता हुआ इनायत की सुराहीदार नाजुक गर्दन को बिल्कुल लाल कर चुका था। इनायत अब अक्ष के सामने हारने लगी थी। अक्ष ने धीरे से साइड टेबल से एक रिमोट उठाया और उसमें से एक बटन प्रेस किया जिससे पूरे कमरे के कर्टन्स ऑटोमेटिक बंद हो गए। कमरे में अब बिल्कुल अंधेरा था, ना ही कोई रोशनी नजर आ रही थी और ना ही वो दोनों एक दूसरे का अक्स भी देख पा रहे थे। बस सांसों और को स्म की छुअन ही उन्हें उनका एहसास करा रही थी। इनायत ने जल्दी से अक्ष को पकड़ लिया। वहीं अक्ष ने धीरे से अब इनायत के गर्दन से ऊपर का सफर तय करते हुए उसके गाल और फिर कान के सबसे संवेदनशील हिस्सों पर आकर ठहरे। अक्ष की गर्म सांसों ने इनायत के अंदर एक हलचल पैदा कर दी। अक्ष उसके कान में गर्माहट से सांसें छोड़ता हुआ बोला, "Wanna play with you baby girl? And I will play." कहते ही उसने धीरे से इनायत के ईयर लॉबस को अपने दांतों के बीच भरकर दबाया। मानो अगले ही पल इनायत को लगा जैसे उसकी जान निकल गई। अक्ष की उंगलियों ने इनायत के को स्म पर अपनी हरकतें बढ़ा दी। आहिस्ता आहिस्ता अक्ष ने इनायत के को स्म पर लिपटे कपड़ों को एक एक कर बिस्तर से नीचे गिराया। इनायत का चेहरा शर्म से तपने लगा था। सांसों के साथ दिल की धड़कनें अपने आप ही बेलगाम हो चुकी थी, जिन पर लगाम कसने की ताकत सिर्फ अक्ष रखता था। इनायत अपने बेलिबास कंधों पर अक्ष के रेंगते होठों की छुअन महसूस कर सहने लगी। अक्ष इनायत के बदन का जर्रा जर्रा महसूस करने के लिए बेकाबू हो चुका था। वहीं इनायत वो अक्ष की गर्माहट में पूरी तरह से खोने लगी थी। तभी अचानक अक्ष रुका। उसने इनायत को खींचकर अपनी बाहों में उठाया। इनायत अक्ष के इस हरकत को काफी ज्यादा डर गई। उसने कसकर अक्ष के कंधों को थामा। अक्ष ने इनायत की अपनी गोद में इनायत को उठाया तो इनायत ने अपने पैरों को भी अक्ष के कमर के इर्द गिर्द लपेटा और फिर अंधेरे में ही अक्ष को देखने की कोशिश की। अक्ष इनायत को वॉशरूम में लेकर आया और सीधा इनायत को अपने साथ बाथटब में लेकर आया। पानी बेहद ठंडा था, जिस वजह से इनायत का बदन बुरी तरह से कांप गया। लेकिन अक्ष को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। अक्ष ने अगले ही पल गर्म पानी का शावर ऑन कर दिया, जिससे अब इनायत के कांपते बदन को राहत मिली। इनायत अक्ष को रोकना चाहती थी लेकिन ऐसा कुछ कर नहीं पाई। अक्ष भी बिना किसी देर के इनायत के कानों में कहा, "प्रॉमिस बेबी गर्ल, ज्यादा हॉट नहीं करूंगा।" इनायत की सांसें अब हौंफने लगी। अक्ष ने इनायत के कंधों को चूमते हुए इनायत के बदन पर बॉडी जेल को लगाना शुरू किया। उसके हाथ अपने आप ही इनायत के बदन पर यहाँ वहां फिसलने लगे। ना जाने अक्ष की उंगलियों ने इनायत के बदन के कितने संगीन हिस्सों को छुआ और उस हर छुअन ने इनायत के बदन के रोंगटे खड़े कर दिए। अक्ष इनायत में खोया हुआ ही था कि अचानक उसे त्रिजल की चुनौतियां याद आने लगी, जिसने अक्ष के बदन का खून तेजी से रफ्तार में बहना शुरू कर दिया। जैसे जैसे त्रिजल का चैलेंज अक्ष के दिमाग में घूमता वैसे वैसे अक्ष के अंदर की बेचैनी पागलपन में बढ़ने लगी। इसके जहन में तूफान उठने लगा जिन्हें लफ्जों में बयां करना मुश्किल सा था। उसने अपनी बेचैनी कम करने के लिए, या यूं कहे इनायत को अपनी बेचैनी जाहिर करना चाहता था, इसलिए उसने अब अपने होठों के बीच इनायत के होठों को रख बेसब्री से चूमने लगा। "I won't let anyone take you away. You are only mine, baby girl." अक्ष ने धीरे से इनायत के होठों से अपने होठों को लगाए कहा। लेकिन इनायत इस वक्त अक्ष के करीबी के इतने गहरे असर में थी कि उसके दिमाग में बिल्कुल भी अक्ष की बातों ने कोई रिएक्शन नहीं उठाए। इनायत की सांसें बेतहाशा तेज थी, लेकिन अक्ष के रेंगते हाथ और दबाव के साथ दबाते होठों को महसूस कर इनायत अपनी सांसें लेना ही छोड़ चुकी थी। अक्ष उसके इस हरकत पर उसने लोअर लिप को बाइट करता हुआ बोला, "टेक अ ब्रेथ बेबी गर्ल।" जैसे ही अक्ष के अल्फाजों ने इनायत के कानों में दस्तक दिए वो फौरन होश में आए और बेहद गहरी सांस खींची। अक्ष ने उसे पकड़कर अपने सीने से लगाया और उसकी पीठ की सहलाता हुआ काम करने लगा। अभी अपनी सांसों को इनायत ने सही से समेटा भी नहीं था कि अचानक अक्ष ने एक बार फिर धक्के से इनायत के होठों को अपने होठों में खींच किया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।